Hey everyone, in this lecture we're going to talk about the legislature, that is the law making authority in the country. देखो हम तीन चीज़ें पढ़नी थी हमें, एक पढ़ना था हमें एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक पढ़ना था लेजिस्लेचर, एक पढ़नी थी जुडिशरी. ये हमने बात कर ली है जुडिशरी के बारे में लास्ट लेक्चर में. उसके पहले बात करी थी एग्जीक्यूटिव के बारे में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारा हो गया. अब बचा है हमारा लास्ट लेक्चर जो हमारे ये, दैट इज योर लेजिस्लेचर, जो कि लॉ बनाएगा. तो अंडरस्टैंड यहाँ पे एक चीज़ कि क्या पढ़ना है इसमें. बेसिकली एग्जाम के लिए लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, राइट, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये सारे बिल के बारे में बात करेंगे. ओके, तो विल टॉक अबाउट मोशंस, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशंस क्या क्या होते हैं, लाइक योर एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट साइनेड आए, ठीक है, उस तरीके से फिर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है. तो इस तरीके से बात करें मोशंस के बारे में. देखो वट एवर आई टीच यू इन अ वे कि आपको कंसेप्चुअल दिमाग में आ जाए, रटना ज़्यादा कुछ ना पड़े, ठीक है. तो समझो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पढ़ेंगे हम लोग, एक इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक अप्रोच लेके कि एमसीक्यू सॉल्व हमारा. ओके, एंड द सेकंड थिंग विल टॉक अबाउट कि यहाँ पे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा. इससे क्वेश्चन आपके हर साल ऑलमोस्ट आते हैं. विल टॉक अबाउट कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है. 3 ग्राउंड्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिया हुआ है, फिर एक इलेक्शन कमीशन वाला, और फिर एक और कौन सा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ. ये 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग. तीनों पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में. ओके, तो विल बी स्टार्टिंग दिस लेजिस्लेचर का टॉपिक. आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू ब्रिंग योर हाईलाइटेड लक्ष्मीकांत, यू कैन ब्रिंग इट, बट प्लीज गिव यू फोकस फॉर नेक्स्ट 1 आवर, 1.5 आवर समथिंग जो भी होगा. वी विल रैप दिस पार्लियामेंट अप वंस एंड फॉर ऑल. इसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा. दिस इज द मोस्ट हॉन्टिंग टॉपिक, एंड इसके बाद कोई टॉपिक हॉन्टिंग है तो वो आपका है फंडामेंटल राइट, उसको भी इसके बाद डील करेंगे. दैट इज इट आवर फॉर आवर पॉलिटी, ठीक है. आज पॉलिटी आज कर रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट, कल फंडामेंटल राइट, एंड योर पॉलिटी इज ओवर फ्रॉम माई साइड. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको. कुछ बेसिक बात कर लेते हैं इसके बारे में. जैसे मैंने आपको कहा लेटर से कि मेरे पास ये, लेट से कि मेरे पास ये हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है. इस पार्लियामेंट मेरे पास क्या है कि देयर आर 2 हाउसेस आई हैव. वन हाउस आई हैव इज योर लोकसभा, अनदर हाउस आई हैव इज योर राज्यसभा. लोकसभा इज योर व्हाट, कौन सा हाउस है, इसको बोल दिया मैंने, इसको बोला मैंने लोअर हाउस, मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल. इसको बोल दिया मैंने अपर हाउस. तो रोज राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है. लोकसभा को लोअर कैसे याद रखोगे, एल फॉर लोक, एल फॉर लोअर, ठीक है, लोअर हाउस. ओके, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग राइट हियर इज कि मुझे एक बात बताओ कि दोनों मेंबर क्या है. यूपीएससी जनरली पूछती नहीं है मेंबर्स क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें समझ लो कि यहाँ मेंबर में क्या है कि 2 बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आपके ये लोकसभा के बारे में, तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 530 मेंबर्स आपके स्टेट से आते हैं, ठीक है, और बाकी की जो 13 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके यूटी से आते हैं. टोटल कितने हो गए, टोटल 543 के आसपास में, ठीक है, 543 एग्जैक्ट. और कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए पूछते नहीं आपसे एग्जाम में. ओके, नाउ विल कम टू द राज्यसभा. राज्यसभा में द टोटल द स्ट्रेंथ इज योर आई वुड से 225 + 8 मतलब मोटा मोटा ये 233 है, 233. और इसमें ना 12 मेंबर जो आपके होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं. टोटल कितना हो गया, कितना हो गया यार, ये हो गया आपका 245, ठीक है. तो यहाँ 245 है. तो बेसिकली समझ में क्या आ रहा है अपने को कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यस, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है, यस, इतना बस देख लो आप. ओके, नाउ अगर कोई पूछता है एग्जाम में कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है, जिन मेंबर को नॉमिनेट करते हैं वो राज्यसभा में है, यस, कितने हैं, 12 मेंबर्स. तो ये 12 मेंबर जो है ना, दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट किया जाता है. हु नॉमिनेट्स देम, प्रेसिडेंट, ठीक है. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ हु, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ व्हाट, ऑफ राज्यसभा. इतनी बात क्लियर है. ओके, ना मुझे क्या बताओ कि अगर आप लोकसभा में इलेक्टेड हो, ठीक है, पहले राज्यसभा के मेंबर हो, तो क्या दोनों हाउस के मेंबर रह सकते हो. नो, देयर इज नो डबल मेंबरशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, क्या हमारे यहाँ कन्वेंशन ही नहीं है. तो यू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो आपको किसी एक हाउस का बात रहना पड़ेगा. तो मैं अगर बोलता हूँ कि डबल मेंबरशिप का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल मेंबरशिप, ठीक है. यहाँ पे हमारा नहीं है कि यू कैन नॉट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं. मतलब कि आप या तो लोकसभा रहो या फिर राज्यसभा रहो, आइदर वन ऑफ देम, ठीक है. यू हैव टू बी आइदर वन ऑफ दीज 2. इतनी बात क्लियर है. ओके, अब बात करते हैं आगे जाके, और देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं. रुक जाए यार, ठीक है. ओके, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे एमपी बनना है, ठीक है. अब मुझे बनना है एमपी, लोकसभा या राज्यसभा किसी का बनना है, तो आई हैव टू नो द क्वालिफिकेशन ऑफ देम, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन फर्स्ट. नंबर 1 पॉइंट, सेम वही फॉर्मेट हमारा रहने वाला है. तो विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ दीज 2 हाउसेस. तो क्वालिफिकेशन देख लो क्या है. तो क्या पहले होना चाहिए मेरे पास, मेरी एज कितनी होनी चाहिए, मेरी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स इफ़ आई वांट टू बी अ राज्यसभा का एमपी, ठीक है. बट इफ़ आई वांट टू बी अ लोकसभा का एमपी, आई कैन बी 25 ईयर्स और मोर. इतनी बात क्लियर है. ओके, तो लोकसभा के लिए एज क्या है, कम दी गई है, ठीक है. इसको हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता है कभी कभी, ऐसे मौकरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़े से ज़्यादा एजड लोग होते हैं हमारे राज्यसभा में, ठीक है. तो ऐसा कोई एग्जैक्ट मतलब कोई ऑफिशियली नहीं है, बट ऐसा कहने को कन्वेंशन से लोग ऐसा कहते हैं ना कि जनरल यूज पार्लेंस में, लेकिन कॉल इट एज हाउस ऑफ एल्डर्स. ओके, ऑलराइट. और पूछते हैं. अब मैं अगर बोलता हूँ कि अगर मान लो कि कोई मेरे से पूछता है कि टेल मी कि आप अगर किसी दूसरे मेंबर के इलेक्टर हो, ठीक है, जैसे मान लो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
तो कैन आई बी अ मेंबर, कैन आई बी एन इलेक्टर ऑफ एनी अदर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड कंटेस्ट इलेक्शन इन अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू, लेट्स से आई हैव कॉन्स्टिट्यूंसी 1 C1 एंड कॉन्स्टिट्यूंसी 2 C2। अब मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी 1 का इलेक्टर हूँ, इसमें मेरा नाम जो पोल लिस्ट में है ना, इलेक्टर एज एन इलेक्टर मैं C1 में हूँ। सो क्या इफ कल को मेरे को इलेक्शन लड़ना है तो कैन आई कंटेस्ट इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूंसी 2? येस आई कैन डू दैट। तो बेसिकली कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी, सॉरी यू हैव टू बी एन इलेक्टर, ये समझ आती है ना कि इलेक्टर का मतलब मैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एलिजिबल टू वोट, कि उसके उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की यहाँ पे आप इलेक्टर हो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टर हो किसी और में जाके आप वहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो। तो जरूरी नहीं कि इसी C2 में अगर मेरे को इलेक्शन लड़ना है तो जरूरी नहीं कि मेरे को इसी में इलेक्टर होना पड़ेगा, आई कैन बी इलेक्टेड इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, एंड तो मतलब बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे सिंपल सी बात समझ लो। ओके, ये हो गया हमारा। चलो, तो एक और समझ लो इसमें, इसी को हम कहते हैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि क्या डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, डोमिसाइल इज मैंडेटरी टू कंटेस्ट इलेक्शन? नो, डोमिसाइल का मतलब है कि हमारे यहाँ होता है ना कि स्टेट के डोमिसाइल है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी डोमिसाइल है, नहीं, डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ। आप कहीं से भी हो सकते हो, कहीं के इलेक्टर हो सकते हो और कहीं पर जाकर इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट इज इट, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा। अरे यार वो है ना, उन लोग का सीट अमेठी से कोई लड़ता है, कोई काशी से लड़ रहा है, तो उनका वहाँ के रहने वाले थोड़ी ना है मोदी जी। ओके, ये हो गया हमारा, ऑलराइट। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। वोटिंग के बारे में बात कर रखी है हमने, अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन देख लिया हमने। अब मैं अगर बोलता हूँ कि ये लोग अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके पास क्या कोई प्रिविलेज है? येस, दे हैव प्रिविलेज, मतलब कि दे हैव इंडिविजुअल प्रिविलेज, दे हैव कलेक्टिव प्रिविलेज ऑल्सो, मतलब कि अगर, ठीक है, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी। जस्ट सेकंड गाइस, ऑलराइट। अब समझो क्या है कि क्वालिफिकेशन देख लिया हमने, क्या प्रिविलेज मिलेगा उनको, प्रिविलेज मतलब क्या होगा कि बेसिकली उनको स्पेशल इम्यूनिटी मिलेगी, यस मिलती है। ओके, क्या मिलती है क्या नहीं मिलती उसके बाद में बात कर लेंगे। अभी ये समझो कि चलो इम्यूनिटी होगी, चल रहा हूँ सब कुछ बढ़िया। अब मान लो कल को उनको रिमूव करना हुआ मुझे, ठीक है, तो रिमूवल का क्या प्रोसीजर होगा, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है, हमारे और क्या कन्वेंशन है, मतलब कि बेसिकली विल टॉक, वी आर इंटरेस्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि आइदर लोकसभा और राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट जब भी आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन में दिखा, आपको समझना है कि दोनों है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो रिमूवल समझना है हमें, बट रिमूवल अभी समझने से पहले समझो कि स्पीकर, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट मेंबर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो कि मेरे यहाँ ये पार्लियामेंट है, ये मान लो कि मेरा लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर में एक मेरे जो ये होंगे क्या होंगे, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लीडर ऑफ हाउस नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ही विल प्रिसाइड ओवर द हाउस, और इसके यहाँ जो मेंबर्स हैं ये लोग हमारे वोट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीओ, लेट से कॉलिंग में पीओ। ठीक है, अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, अगर ये लोकसभा में है तो इनको क्या बोलते हैं, स्पीकर। स्पीकर के नीचे एक और कौन सा बनाया गया है, डेप्यूटी स्पीकर। ये स्ट्रक्चर समझो पहले। ओके, यही चीज़ अगर मैं राज्यसभा में बात करूं तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, ही इज द चेयरमैन। तो यहाँ पे स्पीकर नहीं बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन राज्यसभा कौन है, यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके नीचे कौन होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। क्लियर है? ओके, दैट इज इट अबाउट योर स्ट्रक्चर। अब हमको समझना क्या है, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट, कि इनके बारे में हम समझते हैं कि एग्जाम में सवाल कहाँ से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगर आपसे, एक मेरे को समझ लो एक चीज़ सबसे पहले, कि स्पीकर के बारे में जब भी बात करेंगे कुछ बात हमको दिमाग में एकदम रखनी है। एक पेज बना लो, उसको अलग से इस पेज में लिखो, क्योंकि स्पीकर इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने तो पेज में लिखा हुआ है, छोटे से पेज में। तो स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ व्हाट, ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विच हाउस बताओ, ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब मुझे वह बताओ कि स्पीकर को इलेक्ट करना है, इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेंगे, इलेक्शन की जो डेट होगी, हु विल फिक्स द डेट। एग्जाम में सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज फिक्स्ड बाई व्हाट, फिक्स्ड बाई हु, फिक्स्ड बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेकंड पॉइंट, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि स्पीकर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस, स्पीकर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि मान लो कि मेरे पास ये लोकसभा है, नीचे राज्यसभा है, स्पीकर मान लो लोकसभा में है, तो ये लोकसभा के मेंबर हुए। ठीक है, ओके, अब मान लो कि कल को लोकसभा के मेंबर रहे ही नहीं, तो क्या वो स्पीकर रहेंगे, नहीं। हिज टेन्योरशिप, ठीक है, एज स्पीकर इज को टर्मिनस विद हिज टेन्योर ऑफ, विद हिज टेन्योर एज द लोकसभा का मेंबर। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो स्पीकर रहेंगे क्या, स्पीकर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं आगे क्या चल रहा है। ओके, चलो ये हो गया। तो एमपी तो होना पड़ेगा इनको, तो एमपी तो ये हैं, चलो एमपी तो हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बोलता हूँ कि कल को मान लो कि इनको रिज़ाइन करने का मन हुआ। ठीक है, इनको रिज़ाइन करने का मन हुआ, तो रिज़ाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, नहीं, रिजिग्नेशन देंगे अपने एक नीचे वाले को। किसको आना है यहाँ पे, डेप्यूटी स्पीकर। और जब डेप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन देना होगा तो क्या है, किसको देंगे रिज़ाइन, डेप्यूटी स्पीकर विल रिज़ाइन टू, ही विल रिज़ाइन टू द, एक सेकेंड यार, हाँ, टू द स्पीकर। मतलब ये आगे आजू बाजू जाएंगे, मतलब ये इनको रिज़ाइन करेंगे और ये इनको रिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि मेरे ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि डेप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन करना होगा तो ही विल रिज़ाइन टू द स्पीकर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ चल रही है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि बताओ कि इनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा। बोला ना कि इलेक्शन डेट तो प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, तो इलेक्शन करेगा कौन, हु विल इलेक्ट देम, हु विल इलेक्ट द स्पीकर। तो इनका जो इलेक्शन होगा
तो इलेक्शन बाय इलेक्टेड, या क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ, इलेक्टेड बाय हु, इलेक्टेड बाय हमारे प्रेसिडेंट साहब, ओके वेरी वेल, बट हाउ, सवाल है कि कैसे करना है। तो ही इज़ इलेक्टेड अमंगस्ट हिज मेंबर्स, ठीक है, मतलब कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इनका इलेक्शन का जो वोटिंग होगा क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा दोनों में होगा, ये बताओ मुझे, दोनों में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। तो इनका इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, ही विल बी इलेक्टेड अमंगस्ट हिज मेंबर दैट इज इन द लोकसभा, ठीक है, कहाँ पे होगा, लोकसभा के मेंबर क्या करेंगे, वोट करेंगे, और इसमें से क्या हो जाएगी, जो जिनको मेजॉरिटी मिलेगी, ही विल बी द स्पीकर, ठीक है, ओके वेरी वेल, चलो यहाँ तक हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि कुछ और बात समझो स्पीकर के बारे में, ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो कि ही टेक्स पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, यस ही टेक्स पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ही टेक्स पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है, ओके। अब सवाल है कि पार्ट तो ले लिया, मान लो मुद्दा चला, डिस्कशन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है पार्लियामेंट लोकसभा में, तो ही इज टेकिंग पार्ट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, बट कैन ही वोट, मान लो मुद्दे वोट चल रही है, किसी बिल वोट करना है, तो कैन ही वोट, तो ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले राउंड की वोटिंग हुई तो कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट, तो ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, कि सबसे पहले राउंड में तो वोट नहीं करेंगे, बट इन केस ऑफ क्या हो जाए, टाई हो जाए, कि दोनों क्या हो रहा है कि मान लो कि 50-50 वोट मिला है दोनों को, तो टाई अगर हो गया, टाई वाले केस में ही कैन वोट, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस है, जनरली वोट नहीं कर सकते ये। और देखो मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो कि डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब क्या कि मान लो कॉन्फ्रेंस पास हुआ, या फिर मान लो कि टेन्योर एंड हो चुकी है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, इस डिसोल्यूशन होने के बाद, ठीक है, अब क्या ये स्पीकर रहेंगे, तो डिसोल्यूशन के बाद, डिसोल्यूशन मान लो हो गया किसका, लोकसभा का, तो ये स्पीकर रहेंगे, या ही विल कंटिन्यू टू बी द स्पीकर, कब तक, अनलेस द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, नो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ही विल कंटिन्यू, मान लो कि इस पॉइंट पे डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो ये स्पीकर तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीकर रहेंगे, बट कब तक स्पीकर रहेंगे, जब एक नया हाउस मीट करेगा, कि जब नया जो पार्टी बना है, नई सरकार बनी है, उसका जो नया हाउस बनेगा, न्यू हाउस मीट, ये हाउस जब मीट कर गया तब तक स्पीकर रहेंगे। अब जब हाउस मीट कर गया तो अब नया स्पीकर ढूंढना है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब नया स्पीकर, मान लो कि इस पॉइंट पे क्या हुआ कि न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट ने क्या कर, नया स्पीकर को अपॉइंट कर लिया इलेक्ट करके, तो न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट यार, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या होगा, मतलब इस पॉइंट में क्या सीन है, यहाँ पे कौन रहेगा, तो यहाँ पे देयर इज प्रोविजन ऑफ व्हाट वी कॉल इज स्पीकर प्रोटेम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं जब हाउस कन्वीन होती है, नया हाउस बनता है, तब से लेके जब तक न्यू स्पीकर इलेक्ट नहीं किए जाते, इस टाइम का जो टाइम पीरियड है, इसमें ये स्पीकर प्रोटेम हमारे रहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो मैं अगर बोलता हूँ कि जो पुराने स्पीकर है वो क्या डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा तक से लेकर नया हाउस मीट करने तक रहेंगे, यस। अगर बोलते एग्जाम में कि द स्पीकर विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर, नो, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ तक नहीं है यार, ये सिर्फ यहीं तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि नया हाउस के मिलने से लेके स्पीकर का इलेक्ट होने तक में जो लोग जो स्पीकर की तरह काम करेंगे, ही विल बी कॉल्ड एज स्पीकर प्रोटेम, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग टेम्पररी स्पीकर है, ओके। ये हो गया हमारा। अब मैं बोलता हूँ कि लेट अस से कि डिसाइड करना है कि कोई मनी बिल है कि नहीं, होता है ना मनी बिल, व्हाट इज मनी बिल, आगे पढ़ेंगे। सो मैं बोलता हूँ कि मनी बिल डिसाइड करना है कि मनी बिल है या नहीं, हु विल डिसाइड, तो स्पीकर हैज़ अ फाइनल अथॉरिटी ओवर द मनी बिल, तो मैं बोलता हूँ कि हिज डिसीजन, तो ही डिसाइड्स ओवर द मनी बिल, और व्हाट, ओवर मनी बिल, और जो इनका डिसीजन जो होगा ना, ये डिसीजन जो होगा दिस विल बी फाइनल, ठीक है, दिस विल फाइनल। अब बोलोगे क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अरे यार जुडिशरी ये पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग है, इंटरनल प्रोसीडिंग में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि दैट विल वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर इटसेल्फ। जुडिशरी लेजिस्लेचर के एक्शन पर जुडिशल रिव्यू होगा, मतलब कि अगर बिल पास कर दिया और एग्जन एक्ट निकल कर आता है, इस एक्ट के ऊपर होगा, बट पार्लियामेंट की इंटरनल फंक्शनिंग पे जुडिशल रिव्यू नहीं होता है, ठीक, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती है, दैट इज व्हाट इज योर इंडिपेंडेंस होती है उनके पास, जैसे जुडिशरी के अंदर में नहीं करते वैसे पार्लियामेंट के अंदर जुडिशरी नहीं करती है, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा। अब बता मुझे कि लेट से कि हमारे स्पीकर साहब हैं, लेट से कि रूलिंग पार्टी से आते हैं, ठीक है, तो रूलिंग पार्टी से क्या उनको रिजाइन करना पड़ेगा, नो, ही डू नॉट हैव टू, ही डोंट रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लेता है आपसे कि मान लो कि मेरे पास स्पीकर जो है ही इज नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, स्पीकर कैन कम फ्रॉम एनी पार्टी, ही इज अ पार्टी मेंबर, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर पार्टी है, स्पीकर कौन बनाएगा, मेरे अगर सभा में समझो, कॉमन सेंस लगाओ, रट्टो मत इस चीज़ को, मेरे पास मान लो लोकसभा में मेजोरिटी किसकी है, मान लो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट बन रही है, अभी सरकार बन रही है, इसकी मेजोरिटी मिल गई लोकसभा में, मेजोरिटी होगी तो यही लोग तो वोट करके स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, तो जब इनके ही लोग स्पीकर को इलेक्ट कर रहे हैं तो किसी और की पार्टी वाले को क्यों करेंगे, ये अपनी पार्टी वाले को करेंगे ना, सो दैट स्पीकर के पास बहुत पावर है, किसी बिल को एक्सेप्ट करना नहीं करना, किसी मोशन को एक्सेप्ट करना नहीं करना, सो दीज आर द थिंग्स स्पीकर है, स्पीकर अर्जन कर सकते हैं, दे हैव मेनी पावर्स, तो हु विल, तो पावर किसी और को क्यों देंगे, अपोजिंग पावर को क्यों देंगे, दैट इज वाई स्पीकर इज कमिंग फ्रॉम द लीडर, फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ, और रूलिंग पार्टी के मेंबर रहते हैं, तो द क्वेश्चन इज कि कैन ही बी फ्रॉम अ पार्टी, यस, ये पार्टी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और एग्जाम पूछेगा आपसे कि व्हेन स्पीकर इज, चलो भाई ठीक है पार्टी मेंबर है, कंफ्यूज क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है ही कैन बी अ पार्टी मेंबर बट एट द टाइम ही इज इलेक्टेड he should resign from the party. So does he have to resign from the party? No. So he need not to resign from the party. He need not to resign from the party. ठीक है, फ्रॉम द पार्टी, ये पार्टी मेंबर रह सकते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके. स्पीकर में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. अब मेरे को मान लो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पीकर की जो सैलरी होती है इट इज़ चार्ज ऑन CFI. सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट एक क्वेश्चन समझना एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाकी सारे हैं उनकी सैलरी चार्ज नहीं होती. एग्जाम पूछ कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी चार्ज ऑन CFI. नो. CFI में चार्ज होने का मतलब क्या है कि वोटिंग नहीं है उसके ऊपर. ठीक है, चार्ज ऑन CFI. यस, इनकी सैलरी इज चार्ज ऑन CFI. ओके, वेरी वेल. अब मैं बोलता हूँ कि इनकी जो रैंक है इट इज़ हायर दैन, रैंक इज़ हायर दैन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, ओके, ये हो गया. ओके, अब बोलते हैं यहाँ पे समझो, एग्जाम बोल देगा कि स्पीकर हैज़ टू टेक ओथ अगेन. अरे यार, स्पीकर जब MP बने थे तो लिया ही था, दोबारा ओथ क्यों लेंगे? तो स्पीकर के पास, स्पीकर की कोई अलग से ओथ नहीं होती है. ठीक है, इनके पास कोई क्या है, कोई अलग से ओथ नहीं है. ठीक है, इन्होंने ओथ लिया कब, जो MP बने थे यार, तो दोबारा 2 नंबर में ओथ क्यों लेंगे, दोबारा ओथ क्यों लेना है इनको? ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ स्पीकर का सब कुछ तो बढ़िया समझ में आ गया, अगर रिमूव करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, ये बता दो. दिस इज द थिंग. मैंने बताया आपको कि इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है सारे मेंबर ऑफ हाउसेस को, सारे लीडर को, सारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर निकालने के लिए, मतलब कि डिप्टी स्पीकर, ठीक है, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन तीनों को निकालने के लिए कौन सी मेजॉरिटी लगेगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी. एक एक्सेप्शन क्या आया था हमारे पास? द ओनली एक्सेप्शन वी हैड वाज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट जस्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ही इज ऑल्सो अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दैट्स उनमें क्या लगता है, उनमें लगती है इफेक्टिव मेजॉरिटी. देखो ये करेक्शन भी था हमारे पिछले वीडियो से. मेरे पास लक्ष्मीकांत का ओल्डर एडिशन है, 5th एडिशन है. दिस बुक इज सो ओल्ड बट आई हैव ग्रोन एन अटैचमेंट फॉर द बुक, सो आई डोंट, मतलब फील नहीं होता यार चेंज करने का उसको. तो उसमें तो लिखा हुआ था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बट वो गलत है, नए एडिशन में चेंज करा उन्होंने. तो इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी तो करेगा कहाँ पे? राज्यसभा. और इनको रिमूवल का मोशन सिर्फ राज्यसभा में पास हो सकता है, ध्यान रखना. और लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी प्लस, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी लगेगी. अब मैं बोलता हूँ कि लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या लगेगा? स्पीकर ऑफ, रिमूवल ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ स्पीकर के बारे में अगर बात करें, इनमें क्या लगेगा? तो इनकी वोटिंग क्या राज्यसभा में भी होगी? नहीं, इनकी वोटिंग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी, वेयर ही इज अ पार्ट. तो इनमें क्या होगा? तो मैं लिखता हूँ एक बात यहाँ पे कि ओनली लोकसभा. राज्यसभा तो बिल्कुल में नहीं कोई वोटिंग होनी है. राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा ना वोट होगा, कोई राज्यसभा का पावर नहीं इसमें. ओके, फिर बोलोगे यार कि लोकसभा के, राज्यसभा के चेयरमैन को क्यों कर भेदभाव यहाँ पे? भाई क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है यार, वो वाइस प्रेसिडेंट भी तो है कंट्री के, तो लोकसभा को से तो होना चाहिए वहाँ पे. ओके, सिर्फ लोकसभा में होगी इनका इंट्रोडक्शन या वोटिंग जो भी है. रिमूवल के बारे में क्या करना है? इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है. क्या प्रोसीजर है? इफेक्टिव मेजॉरिटी. ये क्या होता है? इसमें क्या होता है बेसिकली? कुछ नहीं है, इट इज़ टोटल स्ट्रेंथ माइनस डेड, डिस्क्वालीफाइड या रिजाइंड. मतलब कि ये लोग तो है ही नहीं पार्ट. मतलब कि यार मान लो कि क्लास में, या क्लास छोड़ो यार, फैमिली मेंबर में किसी को मान लो कि प्रधान सिलेक्ट करना है आपको, तो जो लोग मर गए वो क्या वोट देने आएंगे? या जो लोग रिजाइन करके बोले घर का हिस्सा ही नहीं है, वो क्या वोट देने आएंगे? ठीक है, तो या फिर उनको हमने घर से निकाल दिया, क्या उनका वोट मैटर करेगा? नहीं करेगा. तो डेड, डिस्क्वालीफाइड एंड रेजिग्नेशन वाले लोगों का वोट काउंट ही नहीं करेंगे. तो दिस इज व्हाट इज योर इफेक्टिव. टोटल तो इतना है, बट इफेक्टिव कितना है? DDR को माइनस कर दोगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? मेरा इफेक्टिव मेजॉरिटी आ जाएगी. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द हमारा स्पीकर. इतना क्लियर है? ओके, स्पीकर हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाए. ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया. अब बात करते हैं हम लोग डिप्टी स्पीकर के बारे में. बात कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अक्सर आते हैं, मेंस में तो स्पेशली आता है कुछ क्वेश्चन इससे. ठीक है, डिप्टी स्पीकर देख लो क्या है हमारे डिप्टी स्पीकर साहब. अब इनका बहुत कुछ सेम होगा हमारे स्पीकर के जैसा. जैसे अब मैं बोलता हूँ कि ये जनरली हमारे क्या होता है ना, ये आते हैं हमारे रूलिंग अपोजिशन पार्टी से. ठीक है, तो स्पीकर रूलिंग पार्टी से आएंगे, ये अपोजिशन पार्टी से आते हैं. क्या ऐसा कोई लॉ है? नहीं, ये कन्वेंशन है. ठीक है, तो जनरली अपोजिशन पार्टी से होते हैं, ऐसा कोई लॉ या कोई ऐसा रूल नहीं है इन जनरल, बाई कन्वेंशन. ठीक है यार, जस्ट लिखना दो इसको. तो बाई कन्वेंशन ही इज़ फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी. ठीक है, चलो बढ़िया. अब इनको भी मेरे को अगर ये क्या करना है, क्या बोलते हैं यार, इनकी सैलरी की मैंने बात करूँ अगर, तो इनकी सैलरी CFI पे चार्ज होगी. यस, इनकी सैलरी इज ऑल्सो चार्ज ऑन CFI. तो मतलब कि मेरे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की सैलरी इज चार्ज ऑन द CFI. ठीक है, वेरी वेल. अब क्या बताओ यार, जब स्पीकर ने ओथ नहीं लिया था तो ये भी ओथ क्यों लेंगे? बताओ, ये तो पहले ही MP बन के ओथ लेकर आए हैं, तो ये भी कोई, उनके पास भी कोई ओथ नहीं है, कोई स्पेशल ओथ नहीं है एज अ डिप्टी स्पीकर. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि इनकी डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करेगा? जैसे मेरे पास होता है कि स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करता था? स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन वॉज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट, बट डेप्यूटी स्पीकर की जो डेट ऑफ इलेक्शन है इट इज़ फिक्स्ड बाय व्हाट? बाय हु? इट इज़ फिक्स्ड बाय स्पीकर साहब. ठीक है, क्लियर है? ओके, इतना हो गया. ऑलराइट, अब मैं एक बहुत बड़े सवाल पूछता हूँ आपसे कि कैन डिप्यूटी स्पीकर, ये तो सिली सवाल है बट अच्छा सवाल इसके बाद आएगा, कैन डिप्यूटी स्पीकर बी स्पीकर?
in his absence, yes. When he's acting in that absence, can he preside over the joint sitting? Yes. जब डेप्यूटी स्पीकर इज एक्टिंग एज द स्पीकर, ही कैन प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेटिंग. ध्यान रखना, ठीक है. सो ही कैन, एग्जाम अगर क्वेश्चन आया कि ही कैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ओवर द जॉइंट सेटिंग ओनली व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. बस खत्म हो गया हमारा डिप्टी स्पीकर भी यहाँ से हमारा ओवर है. अब समझो एक और चीज़ों से कहते हैं हम. अच्छा, स्पीकर प्रोटेम समझ लिया हमने, समझ लिया ना स्पीकर प्रोटेम. यहाँ पे समझा यार, एक बार फिर समझ लेंगे बाद में. चलो अब यहाँ समझो क्या कहते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन. ये क्या होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन? जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर काम कर रहे हैं. अब मान लो कि स्पीकर भी एब्सेंट, डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है. तो लेट्स से कि मेरे पास है, समझो कि स्पीकर अगर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर. अगर ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों अगर एब्सेंट हैं तो फिर हमारा काम आ जाता है हमारा पैनल ऑफ चेयरपर्सन. ये दे विल एक्ट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, ओके. बट मैं तो बात कर रहा हूँ यहाँ पे एब्सेंट की, वो आई ही नहीं है. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली व्हेन दे आर एब्सेंट. ठीक है, तब ये काम करेंगे. बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे है कि मैं अगर बोलता हूँ कि ऑफिस वैकेंट हो गई, मतलब या फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा, या उनकी डेथ हो गई, या फिर उनको रिमूव कर दिया गया इफेक्टिव मेजॉरिटी लगा के, तो ऑफिस अगर वैकेंट हो गया, देन व्हाट हैपन, प्रेसिडेंट आएंगे, बोलेंगे चलो भाई नया स्पीकर या नया डेप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं, अपॉइंट. प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ही विल अपॉइंट द न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, पीओ को अपॉइंट कर देंगे हमारे. क्लियर है? स्पीकर प्रोटेम समझाया था, फिर समझ लो स्पीकर प्रोटेम. देखो प्रोटेम का मतलब है कि टेम्पररी बेसिस पे रहेंगे स्पीकर. यस, कब से कब तक? मैं बोलता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे आज मेरी सरकार क्या होगी, मतलब कि मोदी जी ने कहा, मतलब लेट्स से प्राइम मिनिस्टर ने कहा प्रेसिडेंट को, साहब को कि यार ऐसा करिए कि डिसॉल्व कर दीजिए हाउस को, हमारा सेशन ओवर हो गया, हमारा टेन्योर ओवर हो गया, अब यू शुड डिसॉल्व द हाउस. डिसॉल्व कर दिया हाउस को. अब डिसोल्यूशन के बाद, डिसोल्यूशन होने के बाद हाउस का डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा लेट से. इस डिसोल्यूशन से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो कि यहाँ पे न्यू सेशन, अब नया पार्लियामेंट का नया जो सेशन है, न्यू सेशन मीट, नया पार्टी नया सेशन मिला. अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारे ओल्ड स्पीकर हैं, ये हमारे ओल्ड स्पीकर ही रहते हैं. लेकिन ये न्यू सेशन मीट से लेकर, अब मान लो अभी न्यू सेशन मीट हुआ तो यहाँ तो स्पीकर बने नहीं. द मोमेंट यहाँ पे ही विल सीज टू एग्जिस्ट, यहाँ से एक नया सेशन स्टार्ट हुआ. अब सेशन में क्या हुआ कि कोई नया स्पीकर है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं. इस पॉइंट पे लेट से कि प्रेसिडेंट ने क्या करा, ही अपॉइंटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर. बट इस पॉइंट में तो गैप है ना यार, यहाँ तो गैप है. तो इस गैप में कौन एक्ट करेगा एज एन स्पीकर? ये स्पीकर प्रोटेम विल एक्ट इन दिस गैप. ठीक है, दिस इज व्हाट इज स्पीकर प्रोटेम. ठीक है, हु विल इलेक्ट स्पीकर प्रोटेम? हु इलेक्ट? प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है. ठीक है, अब एक बड़ी अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं पूछता हूँ आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लेट अस से कि मैंने जो आपको बोला कि स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कहाँ पढ़ाया था मैंने, कहीं तो पढ़ाया था यार मैंने आपको, स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. एक सेकंड रुक जाओ. ओथ वाला बताया यहाँ पे, फिर रिमूवल का बताया, डिसाइड बताया, पार्टी मेंबर बताया, सैलरी बताया, रैंक बताया. हाँ, कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ठीक है, इस चीज़ को मैं अगर और वोटिंग के बारे में आगे एक बात और कर दूँ आपसे, मान लो मैं 6.1 लिख के इसको आगे बढ़ता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि वोटिंग ऑफ स्पीकर. तो एक तो होता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करना कि भाई अभी वोटिंग चल रही है, सबसे पहले वोट करो. तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होता है कि इन जनरल 2 केस अगेन बनेगा. एक सेकंड रुक जाओ. तो यहाँ पे इन जनरल जो अगर बात करें, जनरल केस में बात करेंगे, तो इस केस में तो ही कैन नॉट. ठीक है, बट एक स्पेशल केस है कि जब इनका रिमूवल चल रहा है. ठीक है, तो क्या है कि जब इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है अपने हाउस में, लोकसभा में, ठीक है, इज गोइंग ऑन, इस वाले केस में व्हाट ही कैन डू, ही कैन वोट एंड प्लस टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग. भाई पार्ट कर रहे हैं तो भी तो वोट लेंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है. टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग इन द रेजोल्यूशन एंड ही कैन वोट. और यहाँ पर जो वोट करेंगे ना इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि यहाँ पर इस एक्सेप्शनल केस में ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पीकर कैन नेवर वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. नो, ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस in one special circumstance where when his resolution for his removal is taking place. Okay, अब मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट इंस्टेंस पे ना करके ये टाई में वोट करें, इस टाई में तो वोट कर सकते हैं. समझा की बात? ओके, अब यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि जो स्पीकर के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी? ये हमारे स्पीकर के बारे में बात होगी. ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज़ मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करूँ, जो कि हमारे ऑब्वियसली ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, इनके बारे में सेम बात करता हूँ कि इनके वोटिंग के बारे में क्या सीन है. तो मान लो कि इनका रिमूवल चल रहा है, इनके रिमूवल का जो ये रेजोल्यूशन है ये टेकिंग प्लेस, इनका रेजोल्यूशन चल रहा है. तो अब बताओ मुझे कि जब इनका चल रहा है, वोटिंग नहीं चल रही, तो क्या ही कैन टेक पार्ट? 2 चीज़ें आती है. कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हिज रिमूवल, यस ही कैन टेक पार्ट, बट कैन ही वोट? ही कैन नॉट वोट.
द क्वेश्चन इज वाई ही कैन नॉट वोट। अरे यार ये तो पार्टी नहीं है, तो ऐसे भी वोट नहीं कर सकते हैं। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। एक बात समझना वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख के कहीं दीवार चिपका लो, स्टिकी नोट चिपका लो, कि मैं अगर बोलता हूँ कि आई हैव टू थिंग्स, आई हैव स्पीकर साहब एंड आई हैव चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है, स्पीकर साहब मतलब क्या हुआ, ये हमारे हो गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा, ये हो गए, ये हमारे चेयरमैन राज्यसभा, ये कौन हो गए हमारे, ये हमारे हो गए बेसिकली प्रेसिडेंट साहब। ये है कौन, प्रेसिडेंट साहब है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट साहब है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि दोनों के बारे में एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो मेरे से आप। ठीक, ज्ञान की स्पेलिंग गलत है बट ठीक है। अब समझो कि स्पीकर पीओ जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, इज ही अ पार्ट ऑफ लोकसभा? यस, वाई? बिकॉज ही इज इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ व्हाट? ऑफ लोकसभा, तभी तो इसके पार्ट है। ओके, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। यस यस, बिल्कुल, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। चलो ठीक है, समझ में आ गई। तो यस, इज मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मैं बोलता हूँ कि चेयरमैन राज्यसभा, इज ही अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं यार, ये पार्लियामेंट के मेंबर है ही नहीं। तो अगर ये लोकसभा के मेंबर हैं तो ही कैन वोट। जनरली ही कैन नॉट वोट, स्पीकर जनरली कैन नॉट वोट, बट ही कैन वोट इन द केस ऑफ टाई और आइदर इन द केस ऑफ योर रेजोल्यूशन जब उनका रिमूवल का चल रहा हो, मतलब कि ही कैन वोट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ही कैन वोट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या तो टाई हो जाए या तो उनका रिमूवल चल रहा हो, स्पेशल केसेस। ठीक है, बट ही, ये तो मेंबर ही नहीं है, तो ही कैन नेवर वोट, ही कैन नॉट एवर वोट। तो ये वोट तो कर ही नहीं सकते इनके पास, तो इनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही एब्सर्ड है वोट करने का। समझ आ गई बात? ओके। एमसीक्यू, अगर देखो पॉलिटी को सिंप्लीफाई करो यार, टफ तो बहुत कुछ है। ठीक है, अब चलो मैं आपसे कुछ और बात करता हूँ हमारे पार्लियामेंट के बारे में। मुझे बताओ एक बात, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, कि टेन्योर क्या है हमारे पार्लियामेंट का। हमारे, मैं बोलता हूँ अगर आपसे लोकसभा के बारे में, लेट्स से आई टेल यू द लोकसभा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा। मैं बोलता हूँ कि लोकसभा का टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स। यस, तो क्या ये टेम्पररी बॉडी है? यस। क्या खुद 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाएगी? यस। तो ये डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब कि कैन बी डिजॉल्व। यस, इट कैन बी डिजॉल्व। ओके, वेरी वेल। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि राज्यसभा के बारे में, तो इसका तो कोई टेन्योर ही नहीं है। राज्यसभा बोलते, कुछ लोग बोलेंगे कि 6 ईयर द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, ये गलत है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इसका कोई भी टेन्योर है नहीं। सो इट इज़ बेसिकली अ परमानेंट बॉडी। तो 6 साल है क्या? 6 साल उसके मेंबर का, मतलब कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा का पार्लियामेंट है तो उसका 6 साल का टेन्योर है। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट, तो उसके मेंबर रिप्लेस कैसे होते हैं? तो ये क्या होता है कि हर 2-2 साल में उसके 1/3 मेंबर जो होते हैं ये रिप्लेस होते हैं, इनका इलेक्शन होगा और ये रिप्लेस होंगे। सिंपल सी बात है, दैट्स हाउ द राज्यसभा इज गोइंग ऑन। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि पार्लियामेंट का मुझे सेशन करवाना है। सेशन क्या होता है बेसिकली? सेशन क्या होता है? सेशन का मतलब कि एक सेशन चल रहा है, एक होता है सेशन। ठीक है, अब बात कर लो मेरे से कि सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। अब मुझे बताओ कि ये सेशन का क्या कोई डेट स्पेसिफाइड है कि 3 टाइम्स मिलेगी? पीवाई क्यों है आपका? तो पहले अगर बोलता हूँ मैं कि 3 टाइम्स अ ईयर, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। इसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना दिया हुआ है कि दे विल मीट ट्वाइस अ ईयर। सॉरी, ट्वाइस अ ईयर भी नहीं बोलते हैं ये बोलते हैं कि नॉट, ये ट्वाइस अ ईयर भी नहीं बोलते हैं बेसिकली, ये बोलते हैं कि गैप ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो ये बोलते हैं कि 6 मंथ से पहले आपको मिल लेना है। तो ऑब्वियसली साल में 2 बार तो मिल ही लोगे ना, तो स्टेटमेंट है कि गैप ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स, तो 2 बार तो मिल लोगे कम से कम 2 बार मिलोगे। ठीक है, इतना हो गया। सेशन चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज़ समझना है यहाँ पे, एक होता है सेशन, एक होती है सिटिंग। अब सिटिंग क्या है? सिटिंग का मतलब है, सेशन का मतलब कि चल रहा है। ठीक है, विंटर सेशन, समर सेशन, जो भी सेशन चल रहा है। फिर उसके बाद होती है हमारी, क्या होती है, क्या बोलते हैं उसके बाद हमारी होती है ये सिटिंग्स। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं अच्छे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। हालांकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी की जाना चाहिए हमें। एक होता है हमारा बजट सेशन, ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा मानसून सेशन, और एक उसके बाद होता है हमारा विंटर सेशन। सबका अपना अपना टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आपके फेब से लेके मई तक चलेगा। ठीक है, और फिर आपका ये जुलाई से, फिर यहाँ पे गैप आ जाएगा। फिर देखो क्या है, जुलाई से लेके सितंबर तक सेशन होगा, और फिर एक हो जाएगा आपका नवंबर से दिसंबर, ये विंटर सेशन है। समझो इस बात को, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, 3 सेशन चलते हैं हमारे यहाँ। इतने मतलब कि 3 महीने 2 महीने के लिए मिल रहे हैं लोग। अब मिलेंगे तो डेली सेटिंग बैठेंगे, तो डेली जो बैठते हैं ना उसको कहते हैं सेटिंग। सेटिंग इज द डेली बिजनेस। ठीक है, समझा की बात? जनरली कितनी सेटिंग होती है? 2 बार होती है, सुबह से मतलब दोपहर तक बैठे, फिर दोपहर से लेकर शाम तक बैठे, ये सेटिंग 2 सेटिंग होती है जनरली। कोई ऐसा फिक्स टूल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कहीं गिवन ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो सेटिंग ये हो गया। चलो, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेशन, इसको ना एक अच्छे पेज में कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कन्फ्यूजिंग। नॉट इंपॉर्टेंट आई वुड से, बट मोर इट्स कन्फ्यूजिंग। ठीक है, तो एक सेकंड मुझे दो बस। ठीक है,
सेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब मुझे बताओ एक बात कि सेशन को लेके क्या क्या चीज़ हमारे पास है। अगर मुझे सेशन को स्टार्ट करना होगा तो क्या प्रोविजन होगा। मेरे को अगर सेशन को स्टार्ट करना होगा, बोलूँगा ना सेशन विंटर सेशन बस इसको स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे। मैं बोलता हूँ इसको अगर एंड करना है तो क्या करना होगा। तो स्टार्ट करने को हम कहते हैं क्या, स्टार्ट करने को वी कॉल दैट एज अ, बेसिकली स्टार्ट करना है हमें सेशन को, ठीक है। तो दैट इज द स्टार्ट ऑफ द सेशन। हु एड्रेस दैट, वो हमारे प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के एड्रेस से क्या हो जाता है, सेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। बट सेशन को अगर एंड करना है हमारे पास तो वी हैव टू थिंग्स, दो तरह सेशन एंड होगी हमारी। या तो आपने क्या करा, आपने बेसिकली क्या करा, आपने कर दिया डिसोल्यूशन, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा और आपने क्या करा, हमारे सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन तो हमारे इसके लिए होता है ना, सीओएम के लिए होता है। बेसिकली यहाँ मतलब क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, बोलेंगे इसको डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोकसभा का हमारा 5 साल का लाइफ टाइम है, पढ़ा हमने यहाँ पे। इस 5 साल के लाइफ टाइम के बाद ये खत्म हो गया, 5 साल हो गया सरकार को पूरा। अब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि इसको डिसॉल्व कर दीजिए। तो एंड करने का पहला तरीका है कि या तो आप इसको क्या करो, डिसॉल्व कर दो। हु विल डिसॉल्व, प्राइम मिनिस्टर विल टेल द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व। समझा की बात, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये डिसॉल्व जब हो गया तो इसके बाद न्यू लोकसभा कब बनेगा, आफ्टर जनरल इलेक्शन। जैसे अब इलेक्शन हुआ, अब नई लोकसभा बनेगी, अभी नई लोकसभा बनेगी और जब तक नया स्पीकर नहीं लिया जाएगा तब तक स्पीकर प्रोटेम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने तक न्यू लोकसभा तक मिलने तक यहाँ तक कौन हमारे पुराने स्पीकर है, वो स्पीकर ही काम करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। चलो ये तो बात की बात है, ये तो हमारे लिए भी यहाँ काम का मुद्दा नहीं है। मुद्दा काम का है, डिसॉल्व करेंगे तो हमारा सेशन एंड हुआ। और कब सेशन एंड होगा, या तो आप क्या करो यार, आप प्रोरोगेशन कर लो कि ये डिसॉल्व करने का मतलब है कि ये अनएक्सपेक्टेड एंड हुआ ना, कि 5 साल हुआ तब खत्म हुआ। जनरली क्या होता है, जनरली सेशन को एंड करने के लिए प्रेसिडेंट आते हैं, बोलते हैं कि भैया हम प्रोरोगेट कर रहे हैं सेशन को। तो प्रोरोगेटिंग द सेशन मीन्स बेसिकली द एंडिंग द सेशन। हु डज दैट, प्रेसिडेंट डज दैट, ठीक है। तो प्रोरोगेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट। और ये अगर स्टेट हाउस में होगा तो कौन करेगा, गवर्नर करेंगे। तो इट्स डन बाय द प्रेसिडेंट। अब मुझे बताओ क्या प्रेसिडेंट मन से करते हैं यार, प्रेसिडेंट तो मन से कुछ भी नहीं करते हैं, तो एडवाइस कौन देगा, इसलिए यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगी, ठीक है, एडवाइस देगी और ये डिसॉल्व कर देंगे, प्रोरोगेट कर देंगे सेशन को, कि सेशन हमारा एंड हो गया, ठीक है भैया। अब मैं बोलता हूँ सिटिंग के बारे में बात। सिटिंग क्या है कि आज हम लोग बैठे हैं, मुद्दा चल रहा है, बहस हो रही है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, माहौल चला है, माहौल बना हुआ है बढ़िया। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि अब मान लो किसी का मन आता है कि ऐसा करते हैं यार कि अब इस पर बात ही नहीं करनी है, इसको एडजर्न कहते हैं ना, मूवी में देखा होगा कि जुडिशरी कहती है कि दिस सेशन इज एडजर्न नाउ। एडजर्न का मतलब कि अभी के लिए, अब रिसेस तक के लिए एडजर्न किया गया है। तो ये दो तरह एडजर्नमेंट होता है, इसमें जो एडजर्नमेंट क्या होता है कि आपने इसको बंद कर दिया, तो इसको कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट इसका मतलब है कि आपने सिटिंग को एंड किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एडजर्नमेंट से क्या सेशन एंड हो गया, नहीं, एडजर्नमेंट से हमारी सिटिंग एंड होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हमारे प्रोरोगेशन से सेशन एंड होता है। दिस एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एंड ऑफ सेशन, समझ रहे हो। और यहाँ पे एडजर्नमेंट से इट एंड अ सिटिंग, ठीक है, ये सिटिंग एंड करता है। मैं अगर बोलता हूँ कि क्या ये सेशन एंड करता है, नहीं, सेशन एंड नहीं करता ये, ठीक है, समझ गए इस बात को, ओके। अब मैंने बोला कि यार देखो एडजर्नमेंट कर दिया, ठीक है। अब एडजर्नमेंट के बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि मेरा ये जो प्रोरोगेशन है डन बाय प्रेसिडेंट, बट एडजर्नमेंट कौन करेगा, ये तो भाई हर दिन का काम है, हर दिन प्रेसिडेंट आएंगे करने के लिए क्या, नहीं, तो कौन करेगा, जिस हाउस में मीटिंग चल रही है, राज्यसभा लोकसभा जिसमें हो रही है, उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर करेंगे, ठीक है। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर डज दिस एडजर्नमेंट, ठीक है, दैट इज इट, ओके ओके ओके। एडजर्नमेंट मोशन पास हुई हमारी, एडजर्नमेंट सिटिंग का एडजर्नमेंट कौन करेगा, स्पीकर साहब करेंगे, ठीक है, स्पीकर करेंगे एडजर्नमेंट। अब मैंने बोला एडजर्नमेंट कर रहे हैं, हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ये टाइम जब बता के इसको बंद करेंगे तो बोलेंगे एडजर्नमेंट। अब एक केस हुआ, इन्होंने बोला कि इनका मन आया, बोलते हैं भाई कि मेरे को बताना ही नहीं है कब मिलेंगे, दोबारा सिटिंग कब होगी बताएंगे नहीं, तो इसको कहते हैं कि एडजर्नमेंट तो कर दिया बट आपने कुछ बताया नहीं, तो क्या बोल दिया कि जब तक बताया नहीं तब तक एडजर्नमेंट को डेट मान लो, साइनेट आई, ठीक है। एडजर्नमेंट साइनेट का मतलब क्या है कि जब तक डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो एडजर्नमेंट इज देयर, द सेशन इज एडजर्न, सिटिंग इज एडजर्न अंटिल द फर्दर नोटिस, कि यहाँ पे खुद ही बताएंगे अंटिल फर्दर नोटिस तक ये क्या है, इसको मान लो कि एडजर्नड है, ठीक है। इतना क्लियर है, बस इतना कर लिया तो यार मतलब काम हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट हो गया। अब मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि एडजर्नमेंट मोशन क्या है, ठीक है। एडजर्नमेंट 3 तरह के मोशन हमारे को पढ़ने हैं, एक होता है एडजर्नमेंट मोशन, एक होता है हमारा सेंसर मोशन, एक होता है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। सो दैट इज इट, 3 तरह के मोशन पढ़ेंगे। एंड ये तीनों तरह के जो मोशन है ना, ये सिर्फ लोअर हाउस में पास होते हैं, अपर हाउस में नहीं होते हैं, ठीक है।
तो अच्छा, मैं जब लोअर हाउस बोलता हूँ, अगर सेम काम स्टेट में होगा तो स्टेट का कौन करेगा? स्टेट की का जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो करेगा। तो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वो नहीं करेगी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि मोशन का मतलब क्या है कि एक मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है, अब उस पर मेरे को बंद करना है कि इस पर डिस्कशन हो ही ना, होता है मुद्दा चल रहा है, वोटिंग दोनों हाउस में होगी, अब मुझे इसको बंद करना है। तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव मोशंस होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव मोशंस, कि ऐसे मोशन जो कि काम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव मोशंस कैन बी पास इन द लोकसभा ओनली, लाइक योर एडजर्नमेंट मोशन। अब ध्यान रखना कि मैंने अगर एडजर्नमेंट करा है तो वो एडजर्नमेंट अलग है, एडजर्नमेंट ऑफ अ हाउस वो अलग एडजर्नमेंट हुआ, और वो क्या करता है? सिटिंग को एंड करता है। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब है कि किसी मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, अगर मैंने एडजर्नमेंट मोशन बोला, एडजर्नमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। एडजर्नमेंट मोशन क्या बोलता है कि जो मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है वो मुद्दा क्या होगा, अब उसको एंड कर दो, डिस्कशन ही एंड कर दो, इस पर डिस्कशन होगी ही नहीं, ठीक है, ऑल राइट। कि जो एजेंडा चल रहा है हाउस का, इस हाउस को एजेंडा को ही बंद कर दो, इससे वोटिंग होगी, मोशन पास होगा, ठीक है। तो ये किस हाउस में होगा? ओनली इन लोकसभा। ये सारे के सारे लेजिस्लेटिव मोशन जो है ना, दिस विल पास इन ओनली इन लोकसभा। तो ये कहाँ होगा? लोकसभा ओनली। एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ लोकसभा में होगा ये, ठीक है, लोकसभा ओनली। अब मैं बात करता हूँ, एक और है हमारा सेंसर मोशन, एक और हमारा है, हमारा उसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एनसीएम में कि आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है सरकार के ऊपर, बोलो कि सरकार गिर जाएगी अगर ये पास हो गया तो। सो ये करने का किसको होगा? लोकसभा को होगा यार, क्योंकि इसके पास ज़्यादा डेमोक्रेटिक मैंडेट है। वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर पावर इन लोकसभा? क्योंकि इनके पास ज़्यादा डेमोक्रेटिक मैंडेट, मतलब क्या हुआ कि इनको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट कराया, तो इनके पास डेमोक्रेसी की ज़्यादा पावर है, ठीक है, लोगों का ज़्यादा भरोसा है इन पर। तो सरकार गिराना का ज़्यादा पावर किसके पास होगा? इनके पास ही होगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस कहाँ पास होगा? सिर्फ लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, इतना कर लिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। ओनली पास इन लोकसभा एंड नॉट इन द ये राज्यसभा। देखो एनसीएम मतलब कि पूरी सरकार गिराना है। सेंसर मोशन का मतलब क्या होता है? किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट आपको कोई ग्रीवांस है तो उस मिनिस्टर को निकालने के लिए सेंसर मोशन पास करते हैं, ठीक है, दैट इज इट। एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि सेंसर मोशन को ना एक बार प्लीज़ आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े, 1 साल ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने भी रिसेंटली देखा नहीं सेंसर मोशन को, तो रिवाइज कर लें। जहाँ तक मुझे याद है सेंसर मोशन का मतलब यही है कि किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को अगर आपको उसके अगेंस्ट कोई ग्रीवांस से उसको निकालना है तो उसके लिए पास होती है सेंसर मोशन, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ओके, ऑलराइट। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब पे आराम से करो, ओके। चलो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और समझ लो, लास्ट है हमारा, कि उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर देख लो बस क्या है। क्वेश्चन आवर बेसिकली क्या है ना, कि आप जैसे मान लो कि सेटिंग में बैठे हैं, सेटिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहला जो घंटा होगा उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन आवर में क्या करते हैं लोग? क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, कि स्टार्ट क्वेश्चन होता है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन। देखो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो लिखूंगा नहीं, सुन लो सिर्फ। क्वेश्चन आवर मतलब कि लोग क्वेश्चन पूछेंगे। हु विल क्वेश्चन हु? अरे लिख ही लो यार, फिर आपको भी टेंशन होगी, मुझे भी होगी, ठीक है। देख लो क्वेश्चन आवर क्या मतलब है, कब होता है? मेरी सिटिंग बैठी, सिटिंग के जो सबसे पहला आवर होगा, सिटिंग के फर्स्ट फ्यू आवर्स में, फर्स्ट आवर में क्या होगा, फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग में क्या होगा कि सेंसर मोशन में लिया जाएगा, सॉरी क्वेश्चन आवर लिया जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल कौन किससे क्वेश्चन पूछेगा? तो मेरे जो एमपी हैं, ये एमपी विल आस्क द मिनिस्टर्स द क्वेश्चन। ये मिनिस्टर भी एमपी तो है ही, बट जो सिर्फ एमपी हैं, दे विल आस्क कि जो बताओ यार काम कर रहे हो तो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ का पैसा कह रहा है, क्या डेवलपमेंट करा, दे विल आस्क दिस क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन का फ्लो होगा, इट विल गो फ्रॉम द एमपी टू द मिनिस्टर्स। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं आपके स्टार्ट क्वेश्चन, एक होते हैं आपके अनस्टार्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जो स्टार्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको क्या होता है बताता हूँ मैं, एक मिनट जो ये स्टार्ट हो गया, ये अनस्टार्ट हो गया। जो स्टार्ट क्वेश्चंस है, स्टार्ट क्वेश्चन का आपको ये वर्बली होता है, इसको रिटन आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप मुंह से पूछा, मुंह से बता दो स्टार्ट क्वेश्चन वाले में। जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस हैं, इनका आपको रिटन देना है। इसका आपको रिटर्न क्वेश्चन भी रिटन होगा और आंसर भी रिटन होगा, ठीक है। तो इसका वर्बल क्वेश्चन प्लस आंसर, इसका रिटन क्वेश्चन प्लस आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ गए तो हमारा क्वेश्चन और भी हो गया। अब एक बात और समझ लो कि मैं बोलता हूँ प्राइवेट मेंबर, समझते हो क्या होता है प्राइवेट मेंबर्स? इसका मतलब होता है कि प्राइवेट मेंबर समझ लो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एमपी है, सारे एमपी क्या मिनिस्टर है? नहीं, देर एमपीज विच आर नॉट मिनिस्टर्स। सो दोज एमपीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स बट देर एमपीज, देर आर द प्राइवेट मेंबर्स। सो बेसिकली दे आर एमपी, यस। दे आर मिनिस्टर्स? नो। सो दे आर एमपी बट नॉट मिनिस्टर्स। तो मैं बोलता हूँ अगर ये एमपी है, ये मेरा मिनिस्टर है, ठीक है। तो जो सिर्फ एमपी वाला पार्ट है मेरा, जो मिनिस्टर नहीं है, ये सिर्फ एमपी वाला पार्ट है, दीज आर माई प्राइवेट मेंबर्स। क्लियर है? ओके, दैट इज इट। ओके, प्राइवेट मेंबर हो गया। अब यहाँ इनके बारे में समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये लोग, कि प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यस। तो अगर कोई मैं पूछता एग्जाम में कि किसी ए बी कैन बी इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर, यस, तो दे कैन इंट्रोड्यूस व्हाट? दे कैन इंट्रोड्यूस एवरी काइंड ऑफ बिल। ऑर्डिनरी बिल तो करेंगे ही, ठीक है। मनी बिल करेंगे इंट्रोड्यूस, या मनी बिल ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वोटिंग होनी ना होने बात की बात है, इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं, वोटिंग भले ना हो पाए, ठीक है। ऑब्वियसली वोटिंग तो नहीं होगी, मेजॉरिटी तो रूलिंग पार्टी के पास है, ठीक है। ओके, मनी बिल
और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, यस तीनों कर सकते हैं, ठीक है, तीनों ये ही कैन डू। क्लियर है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल। चलो यहाँ तक हो गया। हमारा जो बेसिक कोर है ना हमारे इसका, हमारे पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, वो ओवर हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बचे कुछ टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट सेकेंड, एक मिनट है। एक आपका रह गया बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बिल और आपका फाइनेंस बिल, ये सारा रह गया, ठीक है। वो हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, मैंने बता दिया आपको कहाँ पास होगा, कहाँ पास होगा कॉन्फिडेंस मोशन, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा, ठीक है। चलो अगर एनसीएम पास हो गया तो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? नो, द एंटायर काउंसिल में शुड रिजाइन। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बात समझ में आती है हमको, ठीक है, ओके, वेरी वेल, ठीक है। और रुक जाओ, देखने दो मुझे। मैं प्रिविलेज के बारे में बात करूँ कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है। दे आर द राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ इंजॉयड बाय द जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। इसके पास दो तरह की होती है, एक हमारा इंडिविजुअल होता है, एक हमारा क्या होता है, एक होता है कलेक्टिव होता है। इंडिविजुअल मतलब कि खुद एज एन इंडिविजुअल के पास क्या है, कलेक्टिव का मतलब है कि कलेक्टिव मतलब कि सारे के सारे एमपी को मिला लेंगे तो उनका जब तक हाउस में बैठे तो उनका क्या मिला है, ठीक है। तो अब मान लो यार बहुत ईजी थी चीज़, समझ लो एक बात की, लिख देता हूँ मैं यार, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप ही का टाइम बचाना चाह रहा हूँ, मेरे को तो क्या है ये, ठीक है। तो ठीक है, डिस्कस कर लेंगे इसको, एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या बच जाएगा, फिर बच जाएगा हमारा वो डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, राइट, दैट विल बी रिमेनिंग। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है किसी भी एमपी का, राइट। सो क्वालिफिकेशन देख लिया हमने, अपॉइंटमेंट देख ली, दैट टेन्योर देख लिया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एमपी, ऑलराइट, तो ही इज आइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मे बी ही कैन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, कहीं के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इज कि लेट्स से इनको डिस्क्वालीफाई करना है तो कुछ ग्राउंड्स दिया होगा। सो आर ऑल दोज ग्राउंड्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखो तीन ग्राउंड्स हमारे पास हैं, तीन तरीके से, थ्री कैटेगरीज आर देयर अंडर विच यू कैन डिस्क्वालीफाई एन एमपी ऑफ पार्लियामेंट, ओके। व्हेन आई से एमपी ऑफ पार्लियामेंट इट मीन्स कि लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ओके। थ्री classifications are there. Let me take a fresh page. Just a second. Huh? Okay. So we're taking a fresh page over here and समझते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज द डायनेमिक्स ऑफ दैट। डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हु? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। तो पहली चीज़ देखेंगे वो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ गिवन है, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गिवन है अंडर आर्टिकल 102, अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब इसमें क्या क्या ग्राउंड गिवन है, तो पहली चीज़, पहला ग्राउंड इसमें क्या क्या देख लो यहाँ पे। द फर्स्ट ग्राउंड इज कि एक तो ये हो यार कि हमारे जो एमपी है वो सिटीजन ही ना हो इंडिया के, ठीक है। सिटीजन होना मतलब मान लिया सिटीजनशिप चली गई उनकी, ठीक है, सिटीजनशिप छीन लिया गया, सो किस तरह के सिटीजन अगर नहीं है सो ही विल डिस्क्वालीफाई टू बी एन एमपी, पहली चीज़। सेकंड क्या है कि किस तरीके से प्रूव हो जाए कि उनका जो माइंड है वो अनसाउंड है, सो ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके, दिमाग से मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उनको, ओके। थर्ड है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, कि इनको क्या हुआ कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, ओके, वेरी वेल, ऑलराइट। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि यूनियन एंड स्टेट किसी के अंदर में भी ही इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देन ही विल डिस्क्वालीफाई एज एन एमपी, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करा है। तो ये चार केसेस हैं। अंडर दीज 4 केसेस इफ इसमें से कोई सा भी एक होगा ना देन द एमपी विल बी डिस्क्वालीफाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब द क्वेश्चन इज कि हु विल डिस्क्वालीफाई देम। अब ये 4 ग्राउंड पे हु विल डिस्क्वालीफाई, किसके पास पावर डिस्क्वालीफाई करने की, ठीक है। तो इन 4 ग्राउंड पे किसके पास पावर है, हु विल डिस्क्वालीफाई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट विल डू दैट। तो इन 4 केसेस में कौन करेगा, प्रेसिडेंट विल डिस्क्वालीफाई बेस्ड ऑन दिस 4 केसेस, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा, इनको एडवाइस दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर है, ओके। नाउ सेकंड ग्राउंड इज गिवन अंडर द आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, आरपीए 1951। देखो 1950 में ग्राउंड नहीं दिया हुआ था, 1951 में दोबारा अमेंडमेंट हुआ, दूसरा एक्ट लाया गया 1951 वाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो पहले वाले में बेसिक चीज़ें गिवन है एंड सेकंड वाले में डिटेल चीज़ें गिवन है, सो इट इज़ अ डिटेल थिंग। तो यस, तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो डिटेल क्राइटेरियाज है दैट गिवन आरपीए 1951, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इसमें बहुत एक लंबा एग्जॉस्टिव लिस्ट है ग्राउंड का, ठीक है, बहुत सारे ग्राउंड है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड देख लो इसमें कि या तो मान लो ना कि उनमें कोई ऑफेंस हो गया, राइट, कोई इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई ऑफेंस कर लिया, मान लो कि पॉल में कुछ इशू आ गया, ठीक है, तो इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई ऑफेंस हो गया, ओके। सेकंड और क्या हो सकता है कि मान लो कि उनके पास कोई भी सोशल क्राइम्स या एविल्स ऐसा कुछ है, बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है इसमें, ओके। तीसरा मान लो कोई भी ब्राइबरी करते हुए पकड़े गए, स्टफ लाइक दैट, ओके। और कोई भी ऐसा ऑफेंस करा जिसमें उनको क्या हुई, 2 साल की जेल हो गई, 2 साल क्या हो गई, जेल हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बट द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न इज कि यहाँ पर भी कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, यहाँ पर आरपीए के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन कौन करते हैं, ठीक है,
कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है। तो हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन? करता कौन है? प्रेसिडेंट ही करता है। बट क्या प्रेसिडेंट अपने मन से करते हैं? हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ हिज ओन डिस्क्रिप्शन, तो उनको एडवाइस देना पड़ेगा। तो क्या एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है? नो। ये जो एडवाइस अगेन है, इट इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर है? और एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया on the president, ये दोनों एडवाइस है, एडवाइस टेंडर्ड बाय प्रेसिडेंट ECI on the president in the matter of the disqualification, the advice tendered by the ECI on the president in the matter of the election under RPA या अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 102। इन दोनों ही केसेस में, ठीक है, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा और जो भी एडवाइस ECI देगी, रेंडर करेगी, दिस एडवाइस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्लियर है? ओके, ये क्लियर होगी। सो दिस एडवाइस बेसिकली इज बाइंडिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि दिस एडवाइस जो यहाँ पे मिल रहा है ना, इस केसेस में जो एडवाइस मिल रही है, एडवाइस गिवन, एडवाइस कौन सी? जो ECI एडवाइस दे रही है प्रेसिडेंट को, ये जो एडवाइस है दिस इज बाइंडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ एग्जाम, ठीक है। ये एडवाइस क्या है? बाइंडिंग है। क्लियर है? ओके, तो देख लिया हमने RPA। तीसरा क्या है? यहाँ से सवाल आते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, दैट इज योर कौन सा? ये बताओ इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन। बेसिकली डिफेक्शन ही तो है आपका ये। डिफेक्शन का मतलब क्या है? देखो अब बताता हूँ एक चीज़ आपको। कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये RPA वाला, ये पार्लियामेंट के बाहर का कंडक्ट है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ करूँ आपके लिए, ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ बाउंड्री फॉर यू, बहुत बड़ा बाउंड्री, जस्ट सेकेंड, ओके, इफ़ आई ड्रॉ बाउंड्री फॉर यू यहाँ पे, तो ये वाला जो दोनों पार्ट है ना, ये दिस इज़ द, ये दोनों पार्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पार्ट जो है, अरे यार क्या हो रहा है, ओके, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा बेसिकली, दिस इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी दिस इज़ योर पार्लियामेंट के बाहर का, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया कि आउटसाइड द पार्लियामेंट, कि आपके जो हाउस है ना, हाउस के बाहर में चीज़ें चल रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, उनका सोशल लाइफ हो सकता है, बट डिफेक्शन वाले जो भी बात करेंगे, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग इनसाइड द पार्लियामेंट। यहाँ जो भी कंडक्ट डिस्कस होगा, डिफेक्शन का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये क्या है? बेसिकली पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब मुझे बताओ कि पार्लियामेंट के अंदर में जो भी चीज़ होती है, क्या एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एंटी डिफेक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन है डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट। अब आप बोलोगे प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द हाउस, यस ही इज अ पार्ट ऑफ द हाउस, बट जो प्रोसीडिंग चल रही होती है हाउस की, उसमें लीडर ऑफ द हाउस, सॉरी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ही हैज ऑल द पावर्स। तो एंटी डिफेक्शन में जो भी डिक्लेरेशन होगा, ये डिक्लेरेशन होगा, तो हु विल डू दैट? यहाँ पे थिंग वी शुड नोट इज योर स्पीकर या फिर एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इन द केस ऑफ राज्यसभा इट इज द चेयरमैन, ठीक है। तो लोकसभा में हमारे यहाँ हो गए हमारे प्रेसिडेंट, सॉरी स्पीकर, और लोग चेयरमैन हो गया हमारे कहाँ पे? राज्यसभा में हो गए। क्लियर है? अब मेरे को देखना है कि एंटी डिफेक्शन ग्राउंड क्या क्या मेंशन है, कि क्या क्या चीज़ें होंगी विच विल काउंट टू डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी पार्टी को छोड़कर डिफेक्ट कर लिया, ठीक है, दल बदलू कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? व्हाट आर द थिंग विच आर गिवन हियर, क्या क्या क्लॉज है? पहला है, ये 2022 में क्वेश्चन आया था आपके UPSC PYQ है ये आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ पे ऑलमोस्ट हमेशा पूछते हैं, UPSC का फेवरेट है ये, तो समझते हैं इसको अच्छे से। पहला है कि आप तो इंडिपेंडेंट MP थे, आपने बोला कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, ठीक है, आई एम एन इंडिपेंडेंट पार्टी का MLA, मेरी खुद की पार्टी है, आई एम नॉट ज्वाइनिंग एनी पार्टी, ठीक है। सो मैं तो एक इंडिपेंडेंट MLA हूँ, तो मेरी कोई पार्टी, मैं निर्दलीय हूँ। अब निर्दलीय होने के बाद व्हाट ही डज इज दैट कि अब इलेक्शन हो गया, इनके MP MLA जो भी बन गए, देखो MLA के लिए भी एप्लीकेबल होगा, MP के लिए भी होगा, ठीक है। तो MLA के लिए कहाँ पे होगा? स्टेट वाले में होगा। सेम चीज़ चलती है स्टेट पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट समझ गए, स्टेट समझ गए। तो MLA मतलब स्टेट, MP मतलब हमारा सेंटर, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो MLA MP जो भी इंडिपेंडेंट हो आप। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद, चलो यार आपके कन्फ्यूजन के लिए मैं यहाँ पे MP ले लेता हूँ, तभी आपको क्लियर लगेगा, ठीक है। तो MP ले लो यार यहाँ, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप इंडिपेंडेंट MP थे, अब आप इलेक्शन हो गया, आप MP बन चुके हो, नाउ यू ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। डोंट यू थिंक कि इट विल बी अ वायलेशन कि आपने लोगों से वोट मांगा कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट फ्रॉम BJP, आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस, आई एम नॉट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, बट इलेक्शन जब जीत चुके हो आप, ठीक है, सो यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। लोगों ने तो आपको इसलिए वोट दिया था ना, दैट यू आर नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, मे बी दे आर ट्रस्टिंग यू, नॉट एनी पार्टी। सो दैट्स वाई अब इंडिपेंडेंट के बाद आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी पार्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे 6 महीने पहले कर लो, 6 महीने बाद कर लो, कभी भी अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लोगे, एनी पार्टी को अगर ज्वाइन करोगे, इफ यू ज्वाइन एनी पार्टी, देन दैट विल बी काउंटेड एज अ डिफेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड इज देखिए, आप तो नॉमिनेटेड MP हो, आपको नॉमिनेट किया गया है, मुझे नॉमिनेट करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, तो आप इलेक्टेड नहीं हो, आप नॉमिनेटेड MP हो, और नॉमिनेशन होने के बाद, ठीक है, आपको 6 महीने के अंदर में कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी है। तो आपको क्या करना है कि यू कैन ज्वाइन पार्टी विद 6 मंथ। तो मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे कि विद इन 6 मंथ आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी, देखो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, यही कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा, गलत था, बताता हूँ मैं क्या पूछा था उसने 2022 में। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने क्या करा, यू हैव ज्वाइंड एनी पार्टी कोई ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज्वाइन अगर आपने विद इन 6 मंथ करा, कि आप इलेक्शन हो गया, आपको नॉमिनेट कर दिया गया आपको, अब विद इन 6 मंथ्स आप क्या करो, अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर इट विल नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पे क्या डिफेक्शन काउंट किया जाएगा? डिफेक्शन काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने क्या करा, आफ्टर 6 मंथ आप 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अब नाउ यू आर ज्वाइनिंग एनी पार्टी, तो इस केस में क्या होगा, डिफेक्शन काउंट किया जाएगा कि आपने इतना टाइम क्यों लिया, ठीक है, तो डिफेक्शन काउंट किया जाएगा, ये सर डिफेक्शन काउंट
किया जाएगा, ये डिफेक्शन होगा हमारा, ठीक है, डिफेक्शन होगा, समझ रहे हो। तो इस वाले केस में मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब मैं 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता हूँ। यूपीएससी ने क्या पूछा, उसने बोला था विद इन 6 मंथ्स, तो ये तो नहीं है ना, उसने कहा था कि नॉमिनेटेड मेंबर इफ ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 मंथ्स विल बी डिस्क्वालीफाइड, नहीं, विद इन 6 मंथ डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, आफ्टर 6 मंथ वाले डिस्क्वालीफाई करेंगे, ठीक है। 6 महीने के पहले ज्वाइन कर सकता है नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड होता है कि मान लिया कि किसी पार्टी मेंबर ने अपने पार्टी वोट चल रहा है, ठीक है, बीजेपी के मान लो कोई एमपी है, बीजेपी ने किसी से वोट करा है, अब ही डिसोबेइंग इज पार्टी, मतलब क्या कि वो पार्टी को डिसोबे कर रहा है, तो मतलब पार्टी का अगर विप फॉर विप क्या होता है, मतलब कि विल ऑफ द पार्टी का जो विल है उसकी मत है, अगर आपने फॉलो नहीं करी तो यू इट विल बी काउंटेड एज डिफेक्शन, तो आप डिफेक्शन में काउंट किए जाओगे। अब द क्वेश्चन इज कि हु विल डिसाइड कि डिफेक्शन का मैटर है कि नहीं, स्पीकर इज गोना डिसाइड एंड द डिसीजन ऑफ ए स्पीकर इन द लोकसभा एंड डिसीजन ऑफ चेयरमैन इन द राज्यसभा विल बी फाइनल, ठीक है। तो डिफेक्शन के मैटर पे इनका डिसीजन है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि स्पीकर कितने टाइम बाद डिसाइड करेंगे कि डिफेक्शन का, मान लो कि बोला गया डिफेक्शन का केस चलाओ इसके ऊपर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर में, ये सब इंटर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ हो रहा है, ठीक है, कोर्ट नहीं जा रहा है इसके लिए, क्यों, क्योंकि जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर, याद करो ये इंटर पार्लियामेंट्री मैटर है, तो यहाँ पे जुडिशरी लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है, इनका इंटरनल मामला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि लेट्स से कि स्पीकर को डिसाइड करना है कि डिफेक्शन है कि नहीं किसी पर्टिकुलर, मान लो किसी एमपी ने विप फॉलो नहीं करा, तो अब डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर करेंगे, बट देयर इज नो टाइम लिमिट गिवन इन दैट एंटी डिफेक्शन लॉ। एग्जाम बोलेगा देयर इज टाइम फ्रेम गिवन कि 6 मंथ के अंदर में आपको डिसाइड करना है, नो, देयर इज नो टाइम फ्रेम गिवन टू डिसाइड एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको नोट में नोट कर लेना, ठीक है, नो टाइम फ्रेम गिवन फॉर द एंटी डिफेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि देयर इज नो टाइम फ्रेम गिवन, कोई टाइम फ्रेम गिवन ही नहीं है, गिवन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, टू डिसाइड, इसमें कि स्पीकर को डिसाइड करना है, स्पीकर टू डिसाइड द डिफेक्शन का केस, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ हमारा जितना भी डिस्क्वालिफिकेशन केस है देख लिया हमने, ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये हो गया आरपीए वाला, और ये हो गया डिफेक्शन वाला, ये दोनों पार्लियामेंट के बाहर होंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर होगा। अंदर है तो कौन डिसाइड, किसके पास पावर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, ओके, यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि पार्लियामेंट के बाहर पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, क्या खुद की पावर है, नहीं, ईसीआई जो रिकमेंड करेगा और बाइंडिंग होगी और उसके हिसाब से काम होगा, ये ग्राउंड ध्यान रखना, ओके, हो गया यहाँ तक, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर पेन पॉइंट्स, ओके। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट की लोकसभा एंड राज्यसभा, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि लोकसभा, मुझे एक बात बताओ कि क्या लोकसभा की पावर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं बोलता हूँ कि क्या लोकसभा की पावर राज्यसभा के बराबर है, ये लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज़्यादा है, या लोकसभा की पावर की राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज़्यादा है। देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लोकसभा हैज़ मोर पावर देन द राज्यसभा, मिनी केसेस लोकसभा राज्यसभा, क्यों, कॉमन सेंस लगाओ कि लोकसभा जो है ये डायरेक्ट इलेक्ट किया गया है इनको, राज्यसभा को इनडायरेक्ट इलेक्ट किया गया है। एक और बात, एक और रीजन कि जो राज्यसभा है ये इनडायरेक्ट इलेक्ट किया गया है, ओके। एक और बात क्या है कि राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट। तो हमें पता है कि फेडरल बट यूनिटरी बाइस है, तो सेंटर हमेशा अपने पास पावर रखेगी, दैट्स वाई रीजन ये भी है, ये हो गया हमारा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, तो हमें 3 केस देखना है। केस नंबर 1 जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की पावर इक्वल है, केस नंबर 2 जहाँ पे लोकसभा की पावर ज़्यादा है राज्यसभा की पावर कम है, केस नंबर 3 जहाँ पे राज्यसभा की पावर ज़्यादा है, ठीक है। ये 3 केसेस हम देखेंगे, ये 3 केसेस वी आर गोइंग टू सी बेसिकली, ओके। समझते हैं इसको क्या है, समझो। अब ऑब्वियसली यार राज्यसभा लोकसभा की पावर है तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी, तो बिल के बारे में बात होगी, तो समझ लो क्या है। नंबर 1 केस 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो केस 1 सेज कि मेरी पावर क्या है कि लोकसभा की पावर राज्यसभा के बराबर किस किस केस में है, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि लेट्स से कि मेरे को ऑर्डिनरी बिल पास करना है, तो जब भी मुझे ऑर्डिनरी बिल पास करना है तो कैन इट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो मैं अगर इसमें ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करूँगा, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ इसका इंट्रोडक्शन, नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो कैन इट बी डन इन लोकसभा, यस। कैन इट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, यस। मैं बोलता हूँ कि इस बिल को पास करना है तो कैन इट बी पास इन लोकसभा, यस। कैन इट बी पास इन राज्यसभा, यस। दोनों में इक्वल पावर है, तो ऑर्डिनरी बिल के लिए पावर इक्वल है, ओके। मैं बोलता हूँ कि क्या ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं, तो ये ज्वाइंट सेटिंग भी बुला सकते हैं क्योंकि दोनों का मत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ज्वाइंट सेटिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ इक्वल पावर्स, ओके। सेकंड केस विल टॉक अबाउट जहाँ पे लोकसभा इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो गया, लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, ओके, ऑल राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओके। अब मैं बोलता हूँ कि सेकंड चीज़ क्या है, दैट इज द प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का प्रोसेस, कि प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो भी क्या दोनों की पावर इक्वल होती है, लोकसभा राज्यसभा की, क्यों, कॉमन सेंस लगाओ कि प्रेसिडेंट हमारे फेडरल मैटर है तो स्टेट का भी तो मत चाहिए उसमें, तो एमएलए को तो लेते ही है, साथ साथ हम राज्यसभा को भी लेते हैं बिकॉज दे आर द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो इंपीचमेंट समझ रहे हो इस चीज़ का, तो इंपीचमेंट ऑफ हु, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में दोनों का इक्वल रहता है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि एक बार बताओ कि दोनों का इक्वल है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में, ठीक है, चलो हो गया, ऑल राइट। और कहाँ इक्वल होता है, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इक्वल होता है, यस। तो प्रेसिडेंट को लेके दोनों चीज़, उनका इधर इलेक्शन और इंपीचमेंट में, तो बिल को इंट्रोड्यूस भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है, यस। जब मैं बोलता हूँ इक्वल पावर है किसी बिल को लेकर तो उस बिल का दोनों चीज़, बिल का इंट्रोडक्शन कैन बी डन इन बोथ द हाउसेस, यस।
बिल का पैसेज, द बिल को जो पास करना है, बिल का जो पास करना है, इट कैन बी पास इन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा यस, लोकसभा यस, तो इक्वल पावर है यस, यहाँ पे भी इक्वल पावर हो गई, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड देखो, थर्ड इट सेज कि लेट्स से कि मेरे को रिमूव करना है किसी भी चीज़ों को स्पेशल मेजॉरिटी से, तो कहाँ कहाँ रिमूवल स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है मेरा, रिमूवल यूजिंग स्पेशल मेजॉरिटी, रिमूवल ऑफ व्हाट, मेरे को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, ओके। एक बात होता मुझे कि जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको पढ़ाया था, तो आई टोल्ड यू कि देयर आर फ्यू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिनके रिमूवल का प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट, विच इज सेम एज द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। कौन कौन से लोग थे वो, दे आर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यस, और कौन है वो है आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे कैग साहब, ठीक है। तो इनका जो रिमूवल प्रोसेस है दैट इज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, दैट इज क्या प्रोसेस है, ये क्या है प्रोसेस बताओ, ये प्रोसेस क्या होता है, ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है, यस, पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में जुडिशरी वाले में कि पहले इंक्वायरी, पहले मोशन पास किया जाएगा, लोकसभा से दोनों मोशन पास होगा, ठीक है, मोशन स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे लोकसभा में, या फिर अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो चेयरमैन एक्सेप्ट करेंगे, जो इस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो जूरी है वो उसको करेगी कि क्या ये दे उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी प्रूव हो पा रहा है, अगर प्रूव करा देन देयर बी अ वोटिंग, और फिर वोटिंग किस तरीके से होगी, अब वोटिंग मान लो हो रही है, तो वोटिंग मेरे क्या लोकसभा से दोनों में होगी, यस, वोटिंग होगी लोकसभा में, वोटिंग होगी राज्यसभा में, दोनों में का जो मैनर ऑफ वोटिंग होगा वो मैनर इक्वल होगा, क्या मैनर होगा, मैनर विल बी स्पेशल मेजॉरिटी, कैसे होता है ये, इट इज द 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट, इसके अलावा क्या चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यही तो है, दैट इज इट, ठीक है, बस सिंपल है, इतना हो गया। और क्या है, मैं बोलता हूँ कि इमरजेंसी को अप्रूव करना है, तो इमरजेंसी का अप्रूवल में बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव द इक्वल पावर, ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। चलो अब बात करते हैं, देखो इमरजेंसी को डिक्लेयर तो करती है एग्जीक्यूटिव, काउंसिल मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट को, वो डिक्लेयर कर देंगे, बट उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, क्यों चाहिए, इसी को चेक एंड बैलेंस बोलते हैं यार, कि एग्जीक्यूटिव के एक्शन को चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, पार्लियामेंट, क्योंकि लोगों की मत तो इनके पास है, तो दे विल पास रेजोल्यूशन की जो इमरजेंसी लगी है उस पर क्या है, तो इसका इमरजेंसी का जो इस पर वोटिंग होगी, इस वोटिंग में लोकसभा की एंड राज्यसभा की जो पावर है इक्वल है, इतनी बात क्लियर है, ओके, यहाँ तक हो गई। अब मैं बोलता हूँ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 क्या देखा कि जहाँ पे दोनों की पावर मेरी लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज़्यादा है, कहाँ कहाँ है, जहाँ पे राज्यसभा की पावर बहुत लिमिट, सबसे पहली चीज़, तो क्लासिक एग्जांपल इज मनी बिल, तो मनी बिल का मैं बोलता हूँ कि क्या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनी बिल यहीं पढ़ ही लो आप, क्लियर हो जाएगा, मनी बिल को यहीं पढ़ लेते हैं। तो मनी बिल के बारे में कुछ फीचर देख लो पहले, फीचर ऑफ मनी बिल, तो पहली चीज़ कि कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यस, तो मतलब कि मैं अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लोकसभा में हो सकता है, यस, ओनली इन लोकसभा। मैं बोलता हूँ क्या इसका इंट्रोडक्शन राज्यसभा में हो सकता है, इसका राज्यसभा में इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओके, पहली चीज़। मैं बोलता हूँ फीचर में सेकंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे फीचर में लिखूँ, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, कि राज्यसभा के पास गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है भाई, तो वोटिंग तो राज्यसभा में होगी, यस, तो वोट राज्यसभा हैज़ टू एक्सेप्ट इट, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो 14 डेज में ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया है, तो राज्यसभा तक भेजा जाएगा, बट राज्यसभा इस पर अमेंड नहीं कर सकता, डिस्कस कर सकता है, इस पर अमेंड नहीं कर सकता, इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, तो ये अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता, इसको रिजेक्ट भी नहीं कर, मतलब सिर्फ डिस्कस कर सकता है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब बात करते हैं मनी बिल के बारे में, और कुछ फीचर देख लो, पढ़ाता हूँ मैं कुछ और फीचर देख लो मनी बिल के बारे में, एक सेकेंड, ओके, राज्यसभा के अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकता है, बट लोकसभा मे और मे नॉट फॉलो, बाइंडिंग नहीं होगी वो चीज़, ठीक है, ओके। 14 डेज का टाइम पीरियड होता है, 14 डेज में रिटर्न कर दिया तो ठीक है, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा को भेजेगी कि भाई मनी बिल हमने पास कराना है, आप इसको भेज दो मेरे को 14 डेज में, अगर 14 डेज में भेज दिया तो ठीक है, नहीं भेजा तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब मैं बोलता हूँ कि हु विल डिसाइड कि मनी बिल है कि नहीं, तो डिसीजन रिगार्डिंग द मनी बिल, मालूम बिल पास किया गया, वो बिल मनी बिल टाइप का है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा, डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल ऑन द मनी बिल, ठीक है भाई, ऑब्वियसली लोकसभा की पावर है, ओके, ये आपका ये हो गया। और इसके लिए स्पीकर का सर्टिफिकेट नेसेसरी होता है, एक और बात समझ लो कि मनी बिल के लिए स्पीकर क्या होता है, सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, तो मनी बिल के लिए स्पीकर का सर्टिफिकेट नेसेसरी है इसके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से बात कर लिया हमने, चलो अब मैं बोलता हूँ कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ अ मनी बिल, ये मनी बिल है क्या, क्या कहीं डिफाइंड है, तो आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल क्या है, डिफाइंड है, यस, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है मनी बिल, अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 110, क्लियर है। अभी बोलता है कि क्या क्या चीज़ मनी बिल में काउंट होंगी, तो ये बोलता है सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ काउंट होगी, इसके अलावा कुछ और मनी बिल में काउंट नहीं होगा, क्या क्या चीज़ है वो, पहला है कि एनी टैक्सेशन का इशू इज अ काइंड ऑफ मनी बिल, यस, दूसरा बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पैसा बोरो करा है, ठीक है, तो वो बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ मनी बिल, उसको करने की जो बिल पास होगा मनी बिल होगा, यस, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। सेकंड, थर्ड,
अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी चीज़ आपको विड्रॉ करना है, उसमें डालना है, तो यू विल हैव टू पास अ मनी बिल, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ विड्रॉ करना है तो उससे भी होगा। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, PAI, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। पब्लिक अकाउंट से भी कुछ काम कर रहे हो तो ये भी कहाँ काउंट होगा, मनी बिल में काउंट होगा, ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूँ क्या मनी बिल में राज्यसभा लोकसभा की पावर इक्वल है? नहीं, लोकसभा की पावर इज मोर बिकॉज राज्यसभा का कोई पावर है ही नहीं इसमें। अब आप सोचोगे क्यों नहीं है यार, मनी किसका पैसा है? लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर का ही तो पैसा सरकार के पास आ रहा है। तो ज़्यादा लोगों का मत किसके पास है? लोगों ने पहले इलेक्ट करा MLA को, उन MLA ने इलेक्ट करा MP राज्यसभा को, ठीक है। और यहाँ पे लोग लोकसभा के इलेक्शन में सीधा MP लोकसभा को इलेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा डेमोक्रेसी की पावर किसके पास है? इनके पास है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। दैट इज़ वाई लोगों का भरोसा इनके पास है। तो मोर डेमोक्रेटिक मैंडेट इज इन द हैंड्स ऑफ दीज पीपल। दैट इज़ वाई ये ज़्यादा आपके इनके बाद मनी बिल के लिए पावर ज़्यादा होगी, ओके। सेकंड चीज़ मैं बोलता हूँ कि इमरजेंसी के बारे में बात करें, ठीक है। तो इमरजेंसी का रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमरजेंसी के कॉन्टिन्यूएशन का जो भी चीज़ होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि इमरजेंसी है, ठीक है, तो इमरजेंसी को मान लिया कि एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी लगाई प्रेसिडेंट ने, इसके इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके कंटिन्यूएशन के लिए जो भी मोशन पास होगा पार्लियामेंट में, तो इसके लिए जो वोटिंग होगी, इसके वोटिंग के लिए वोटिंग लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, दोनों में है। इसका मतलब कि दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन द मोमेंट आई टॉक अबाउट कि मुझे बताना है कि बताओ यार इमरजेंसी को मुझे एंड करना है, ठीक है, आई हैव टू डिसकंटिन्यू द इमरजेंसी। तो इस डिसकंटिन्यू इमरजेंसी को करोगे ना, तो इसके लिए पावर किसके पास है? लोकसभा के पास से ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है कैन ओनली बी पास बाय लोकसभा। इसका किसके पास होगा? ओनली बाय लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा यहाँ पे नहीं कर सकता। यदि बात क्लियर है, ओके। मैं बोलता हूँ बजट के बारे में बात कर लो, तो बजट के बारे में पावर के अनइक्वल है, यस। बजट की बात जब भी करेंगे, इमरजेंसी का देख लो यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन, इसमें क्या है, लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। बजट की बात करेंगे तो क्या होगा, लोकसभा। क्यों भाई, बजट क्या है यार, पैसा ही तो है। पैसा कैसा किसका है? लोगों का है। ज़्यादा पावर किसकी होगी? सरकार की होगी, सॉरी हमारे MP लोकसभा की होगी, ओके। तो मैं तो बोल रहा हूँ क्या कि टेल मी कि बजट पास हुआ, तो क्या मेरे पास क्या बजट राज्यसभा उस पर वोट कर सकती है? नहीं। तो यहाँ पे राज्यसभा जो है ना, कैन ओनली डिस्कस ऑन द बजट, ये रिकमेंडेशन बता सकती है, बट ये सिर्फ डिस्कस कर सकती है, ठीक है। सो वोटिंग पावर है कि नहीं, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द बजट, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वोट नहीं कर सकती बजट पे, क्लियर है, ओके। और क्या बोलते हैं, मैं अगर बोलता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, तो इसके पास पावर किसके पास है? इसके लिए पावर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, ठीक है। क्यों भाई, सरकार गिरानी है तो लोगों का मत चाहिए ना, ज़्यादा पावर किसके पास, डेमोक्रेटिक पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो NCM का इंट्रोडक्शन बोले या NCM का की वोटिंग बोले, दैट कैन ओनली बी डन इन लोकसभा। राज्यसभा में नहीं कर सकते, लोकसभा में कर सकते, राज्यसभा में नहीं कर सकते। मतलब कि ओनली इन लोकसभा, क्लियर है, ओके। दैट इज इट। इतना कर लिया हमारा, ये हम देख लिया अनइक्वल पावर। अब मैं बताता हूँ सिर्फ एक लास्ट केस है जिसमें कि मैं बोल सकता हूँ कि क्या कोई ऐसा केस भी होगा जब कभी ऐसा तो हो जाए कि राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज़्यादा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या 100 अवसरों पर ऐसा होता है, ठीक है। इन स्पेशल सर्कमस्टेंस ऐसा होता है। व्हाट आर द सिचुएशंस? द फर्स्ट वन इज कि हमने पढ़ा था एक चीज़ कि जनरली पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट, बट देयर इज वन केस वेयर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट। तो इम्पावर कौन करता है? राज्यसभा ही तो करता है। तो राज्यसभा इम्पावर्स, ठीक है, राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट। ये पावर लोकसभा के पास है ही नहीं, सिर्फ राज्यसभा के पास है। पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब एक चीज समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि राज्यसभा को पावर भी दिया तो भी सेंटर ने पावर अपने पास ही रखा है। यहाँ पे विनर जो है वो सेंटर ही है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, समझ रहे हो। तो राज्यसभा के थ्रू दे आर इवन, यहाँ पे भी सेंटर पावरफुल हो गया, ओके। नाउ थिंग इज कि और क्या हो सकता है कि ऑल इंडिया सर्विस को बनाने के लिए जो पावर है ये राज्यसभा के पास ही है, ये लोकसभा के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। ये पावर इनके पास नहीं है, ओके। थर्ड और क्या हो सकता है कि मैं बोलूँ अगर मुझे वाइस प्रेसिडेंट साहब का रिमूवल करना है, इनकी रिमूव, देखो प्रेसिडेंट के रिमूवल इलेक्शन के दोनों की पावर तो सेम है, बट वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की जो प्रोसेस है इसमें पावर ज़्यादा किसके पास है? राज्यसभा हैज़ मोर पावर देन द लोकसभा। हाउ? क्योंकि इनके रिमूवल का जो मोशन है, ठीक है, दिस इज अ मोशन विच कैन बी इनिशिएटेड। इसका जो इनिशिएशन है ना मोशन का, इनिशिएटेड इन राज्यसभा ओनली। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि राज्यसभा में तो आप वोट कराओगे इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था आपको सेंट्रल स्टेट्स में बताया था मैंने, सॉरी एग्जीक्यूटिव जो पढ़ाया था बताया था कि इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, बट एब्सोल्यूट नहीं लगती, इफेक्टिव लगती है। द थिंग वाज कि मेरे पास लक्ष्मीकांत, दैट इज ओल्डर वर्जन, तो वहाँ एक एरर था, करेक्शन उसको देख लो यहाँ पे।
कि यहाँ तो राज्यसभा में तो इफेक्टिव मेजोरिटी लगी है, क्योंकि राज्यसभा के क्या है, रटो मत समझो कि राज्यसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर, एंड एवरी प्रेसाइडिंग ऑफिसर के रिमूवल में इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है. व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? टोटल स्ट्रेंथ माइनस डेट डिस्क्वालीफाइड एंड रेजिग्नेशन. ठीक है, ये लगेगी कहाँ पे? राज्यसभा में लगेगी आपकी. ठीक है, अब इसके बाद ये जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में कैसी मेजोरिटी होगी? सिंपल मेजोरिटी पास कर लो लोकसभा में, और क्या होंगे हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे, हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, इनका रिमूवल हो जाएगा. ठीक है, इतना बस समझ गए तो हमारा यहाँ पे पॉलिटी का जो हमारा पार्लियामेंट चैप्टर है इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर. कुछ और तो बचा नहीं. लेट मी चेक. डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया, लोकसभा की पावर देख ली. ठीक है, मनी बिल देख लिया हमने, तो इट्स ओवर नाउ. वन लास्ट थिंग आई विल टेल यू यहाँ पे, वन लास्ट थिंग आई विल डिस्कस हियर, कि क्विकली डिस्कस कर लेते हैं एक चीज़ हम लोग. थोड़ा सा ये हो जाएगा कि एक बार क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि क्या क्लैरिटी आ जाएगी कि टाइप्स ऑफ बिल देख लेते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ाया हुआ मैंने पहले भी आपको अलग से, पहले चैप्टर मेजोरिटी वाले में, फिर भी यहाँ देख लो पार्लियामेंट का ये चीज़ है. तो अब एक बार मेजोरिटी के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग. मैं अगर आपसे कुछ कहता हूँ मेजोरिटी के बारे में, अच्छे समझना है इसको, 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन ये चैप्टर जो टॉपिक है आपका हमेशा के लिए ओवर हो जाने वाला है. ओके, मेजोरिटी समझते हैं. मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि टेल मी व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, समझ रहे पहला मेजोरिटी क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ओके, व्हाट इज दिस? कैसे पास कराते हैं इसको? क्या करना होता है इसमें? ये कुछ नहीं है कि आपके पास टोटल जो मेंबरशिप है कितना भी है, लेट्स से कि 545 है या जो भी है, जो आपकी टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, उसका हाफ हो जाए, मतलब कि उसका 50% अगर आप ले लो, तो आपको 50 या 50 ज़्यादा हो जाए तो वो आपका क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ दिस? कहाँ यूज़ होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपकी जो यूज़ होती है ना, ये एक ही जगह पे यूज़ होती है. कहाँ यूज़ होती है? कि जिसके पास ज़्यादा आ गया वो हो गया. कहाँ होता है ये? इसका जो एप्लीकेशन कहाँ पे है? फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को बनाने में. जिसके पास ज़्यादा होगी वो कहाँ सरकार बन गई उसकी, तो कहाँ होता है इसका एप्लीकेशन? द एप्लीकेशन लाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, हो गया. अब मैं आपसे बोलता हूँ सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी. लेट्स टॉक अबाउट सिंपल मेजोरिटी. क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? का सिंपल सा मतलब है कि आप तो क्या कर रहे हो कि जो भी लोग वोट क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली सिंपल मेजोरिटी में, कि जितने लोग वोट कर रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जितने लोग वोट कर रहे हैं, मतलब मेरे पास जितने लोग प्रेजेंट हैं और उस प्रेजेंट में से भी जितने लोगों ने चूज करा है कि मैं वोट कर रहा हूँ, इस प्रेजेंट प्लस वोटिंग का अगर मैं 50% ले लूँ तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिंपल मेजोरिटी. इस वाले पार्ट को सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे. ठीक है, इसका एप्लीकेशन इज वेरी वाइड. ऑलमोस्ट जहाँ स्पेशल मेजोरिटी वहाँ सिंपल मेजोरिटी लगती है. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन इज एवरीवेयर. अब तो थर्ड टाइप ऑफ मेजोरिटी आई टेल यू इज योर सिंपल मेजोरिटी, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी. व्हाट इज दिस? अब देखो इसमें बहुत सारे पढ़ाते हैं आपको स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 टाइप 2. मैं आपको सिंपल से बता दूँ, स्पेशल मेजोरिटी का दिया हुआ है आपको. अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग. ठीक है, आपको लेना है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. जितने लोग प्रेजेंट वोट करें उसका 2/3 लेना है. तो यहाँ तो 50% था, पी प्लस वी का 50%, तो मतलब सिंपल मेजोरिटी. पी प्लस वी का अगर 2/3 है तो दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी. इसमें एक और केस और ऐड कर दो आप. उसमें क्या बोल दो आप? उसमें बोल दो कि यार जो टोटल स्ट्रेंथ है ना उसका भी क्या कर लो, उसका 50% लेकर आ जाओ, और ये जो टोटल मेजोरिटी मेरे पास बन के निकल के आएगी, दिस इज व्हाट माय स्पेशल मेजोरिटी इज. ठीक है, इसका एप्लीकेशन इज वेरी वाइड. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? इसका एप्लीकेशन इसकी आपको क्या करना होगा, लेट्स से कि आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना है, तो वहाँ इसका एप्लीकेशन है. इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन आ जाएगा कि लेट्स से कि मुझे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो इसका एप्लीकेशन है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है, तो उसमें आपका मतलब अंडर आर्टिकल 368, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे. ठीक है, एप्लीकेशन. फोर्थ मैं बोलता हूँ कि लेट अस टॉक अबाउट कि स्पेशल मेजोरिटी तो है, मतलब ये वाला तो पार्ट है ही, इसको टाइप 2 भी कहते हैं. ठीक है, इसको टाइप 2 भी कहते हैं. इसका क्या मतलब है कि ये वाला पार्ट तो इतना तो है ही, मतलब कि आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो इतना तो लगेगा, प्लस ये वाला पार्ट कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी लेकर आ जाओ. इसके बाद इतना तो लेकर आ गए, एक और चीज़ ले आओ कि अगर फेडरल मैटर्स स्टेट का भी तो लगेगा ना, तो आपको क्या करना है, जितने भी टोटल स्टेट हैं सब स्टेट के पास भेजो, उसमें से एटलीस्ट हाफ स्टेट का क्या करना है, अप्रूवल लगेगा. ये कब लगेगा? ओनली ऑन द फेडरल मैटर्स. कब लगता है ये? इसका एग्जाम्पल इज योर फेडरल मैटर्स, जहाँ पे आपको स्टेट इफेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल 7th शेड्यूल. ठीक है, ये हो गया. और देखो एक और मेजोरिटी का टाइप है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे लगता है जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट को इंपीच करना. दिस इज द टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी, टफेस्ट मेजोरिटी बोल देता हूँ मैं यहाँ पे. क्या करना होता है इसमें? सिंपल से इसमें काम करना होता है आपको. यहाँ एक काम करो कि यू वुड नीड 2/3 ऑफ, बोलोगे ये तो हम लोग पहले भी ले रहे थे 2/3, तो 2/3 हम ले रहे थे प्रेजेंट एंड वोटिंग का. यहाँ हम ले रहे हैं 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप. टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास है ना, टोटल स्ट्रेंथ बोलो टोटल मेंबरशिप बोलो एक ही बात है. इस टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 ले रहे हैं. इट इज़ द टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी टू गेट. ये कब होता है? जब हमको क्या करना पड़ता है, इसका एग्जाम्पल, इसका एप्लीकेशन इज इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा.
ठीक है, जज को इम्पीच करना है तो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी वो वाला जिसमें आर्टिकल 368 वाला, ठीक है, कि स्पेशल कि 2/3 प्रेजेंट वोटिंग ले लो और 50% मेंबरशिप का ले लो, ठीक है, दैट इज इट। एक और 6 टाइप ऑफ मेजॉरिटी है, वो भी एक्सेप्शनल केस है। ये मैं बोलता हूँ इसको राज्यसभा वाली मेजॉरिटी, राज्यसभा वाली मेजॉरिटी ले लो। ये कौन सी मेजॉरिटी है कि राज्यसभा जब आपको ऑथराइज करती है इस आर्टिकल 240, ये जो आपका आर्टिकल 247 था ना, ये जो ऑथराइजेशन ये वाला कर रही है, इसके अंदर जब ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को तो वोटिंग तो करेगी राज्यसभा। तो इस केस में राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वो क्या होती है, 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग, मतलब कि 50% मेंबरशिप वाला पार्ट चला जाएगा, सिर्फ ये 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग, मतलब कि ये वाला पार्ट रहेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कहाँ लगता है, मतलब कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ लग जाएगा आपको, ये राज्यसभा में जब हम क्या करेंगे, जब सरेंडर करेंगे, जब राज्यसभा इज ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स। क्लियर है, ओके। एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट द लास्ट काइंड ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? आपने कहा कि यार मेरे पास लेट्स से टोटल स्ट्रेंथ कितनी भी है, मैं टोटल स्ट्रेंथ में से क्या करता हूँ कि जो डेड लोग डेड हैं, जो डिस्क्वालीफाइड है, जो जिन रिजाइन कर रखा है, इनको रिमूव कर दूँ, तो व्हाट आई विल हैव, आई विल गेट इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इन लोगों पे वोटिंग होगी तो व्हाट आई विल से कि इफेक्टिव मेजॉरिटी है। अच्छा ठीक है, दिस इज माई इफेक्टिव मेजॉरिटी, ओके। और इसका कितना चाहिए मुझे, ये इस वाले स्ट्रेंथ का कितना चाहिए, वही 50% ले लो, हाफ से ज़्यादा 50% ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट मेजॉरिटी आ जाएगी। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल। इसका एप्लीकेशन है कि आपको जितने भी लीडर ऑफ हाउस हैं, सॉरी लीडर ऑफ बोलता हूँ बार बार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लीडर ऑफ हाउस क्या होता है, वो रूलिंग पार्टी का के जो हेड है वो लीडर ऑफ हाउस हो गए, ओके। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैं बात करता हूँ अगर आपके पास, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर मेरा यहाँ पे हो जाए लोकसभा में या राज्यसभा में, उनमें इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी। एक्सेप्शन क्या है, राज्यसभा वाला एक्सेप्शन है कि यहाँ पे तो आपको राज्यसभा में तो इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी ही लगेगी, लेकिन आपको लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। अब मैं बोलता हूँ इफेक्टिव मेजॉरिटी जब मैं बोल रहा हूँ लगाने का, तो जिस हाउस में करना है सिर्फ वोटिंग उसी हाउस में होती है। एक्सेप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ ये आपके राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, क्योंकि ही इज नॉट जस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा, इज ऑल्सो अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए लोकसभा का अप्रूवल भी लग जाता है। बट मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे स्पीकर का चाहिए रिमूव करना है तो स्पीकर की इफेक्टिव मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी, क्योंकि ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा ओनली, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी सिर्फ लोकसभा में लगेगी। डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, उनकी वोटिंग के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी, यस। तो किसी किसी की लगेगी, मान लो लगेगी स्पीकर की लगेगी, यस लगेगी। डेप्यूटी स्पीकर की लगेगी, यस लगेगी। इनके लिए जो वोटिंग होगी, ये कहाँ होगी, ओनली इन लोकसभा, बाय व्हाट, बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। इतनी बात क्लियर है, ओके। मैं अगर बोलता हूँ, अब एक बात समझ लो, अब इफ आई से एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन इज योर एक्सेप्ट चेयरमैन राज्यसभा। अब मैं बोलता हूँ चेयरमैन राज्यसभा, ये एक्सेप्शन है, वाई, बिकॉज ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो इनके रिमूवल के लिए सिंपल सा बस काम करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ना यार कि जिस हाउस के हैं वहाँ तो लगेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी, तो ये राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी, यस। बट ये वाइस प्रेसिडेंट भी तो है, तो लोकसभा का भी ले लो, बट लोकसभा में क्या लगेगा, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। ये क्लियर है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू डू समथिंग, दैट इज व्हाट यू डू, कि अब मैं बोलता हूँ कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का क्या होगा, इनके लिए सिंपल लगेगा वही आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिर्फ इफेक्टिव मेजॉरिटी, क्योंकि तो प्रेसिडेंट तो है नहीं ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी इन व्हाट, इन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का ही है, ये सिंपल है। यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज आवर पार्लियामेंट, जो भी हमारा। सेम चीज़ अगर आपको स्टेट पे क्वेश्चन आ जाए तो मोटा मोटा सेम ही लगता है, सब कुछ लगा लेना वहाँ पे, जहाँ एमपी उसको एमएलए कर देना, बाकी वोटिंग का सब कुछ सेम है। जहाँ पे राज्यसभा है वहाँ पे एमएलसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा के एमपी वहाँ पे एमएलसी हो जाएंगे, जहाँ पे राज्यसभा वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। एंड नॉट एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर देयर हु हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि जो हमारे स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पे बाईकैमरलिज्म कहीं कहीं पे है, मतलब वहाँ पे 2 हाउसेस कहीं कहीं पे, जैसे बिहार में है, यूपी में है, हर स्टेट में नहीं है, ठीक है, ओके। तो इतना कर लिया हमारा, तो हमारे पॉलिटी का डाउट जो है हमारा ओवर हो गया। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस पार्लियामेंट का लेक्चर एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। इतना कर लो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ओके। जो थोड़ा बहुत गैप रहेगा वो बाद में फिल कर लेंगे, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। 80-90% आपका यहाँ कवर हो चुका है चीज़, ठीक है। सो विद दिस आई टेक यू लीव, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय, गॉड स्पीड।